हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट के प्रीवियस पेपर की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की मैराथन। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि पिछले 5 साल में पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के पूछे गए हैं। तो इससे आपका एक बेस बन जाएगा कि आपको माइंड सेट हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें इस तरह से टिक करना है। ठीक है। और मैंने अपने ही इस यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी की मैराथन भी डाल दी है। पिछले 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी। और मैंने हिस्ट्री की भी डाल दी है। ठीक है, जो लास्ट थी वो हिस्ट्री हिस्ट्री की थी। और पेडागोजी की भी डाल दी है। तो आप इन तीनों मैराथनों को भी देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। और अगर आपको मेरे चैनल पर नहीं मिलती है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है। ठीक है, प्ले लिस्ट की लिंक डाली हुई है, उस प्ले लिस्ट पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सारे सी टेट के पेपर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे, तो आपको ये मैराथन, तीनों चारों मैराथन की वीडियोस दिखाई देंगी। और लगभग 100 से ऊपर उसमें वीडियोस हैं। तो आप सबसे लास्ट में देखना अगर आपको मैराथन देखनी है तो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम। देखिए, इसमें 68 से स्टार्ट है। जो पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो 68 से स्टार्ट है। और इसमें बीच बीच में डले हुए हैं क्वेश्चन, तो हम सबको देखेंगे एक तरफ से। क्वेश्चन नंबर है 68। भारतीय नगर पालिका बिना किसी भय अथवा भारी दबाव के कानून व शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभाव निरंतर बनाए रखती है, जिसकी वजह है। मतलब क्या वजह है जिसकी वजह से जो नगर पालिका है वो बिना भय के कार्य करती है और उस पर किसी का भी दबाव नहीं होता है। देखो, अगर उस पर किसी भी का दबाव होता, जैसे सरकारों का दबाव होता, तो जिस सत्ता में जो सरकार होती उससे रिलेटेड ही फैसले सुनाए जाते। ठीक है, जैसे सत्ता में जो भी सरकार होगी वो जो कहेगी वही करेगी न्यायपालिका। तो निष्पक्षता जो न्यायपालिका की है, जो हमारे भारत में बनी हुई है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती। ठीक है। अब देखो, किसकी वजह से, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से जो भारत की न्यायपालिका है, न्यायपालिका मतलब जो जितनी भी कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे स्थानीय कोर्ट है, जितनी भी न्यायालय है, कोर्ट है, वो वहां के जो जज हैं वो अपना फैसला स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। पहला है, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है इसलिए। दूसरा है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है इसलिए। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि भारत में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है इसलिए। और न्यायपालिका के जो जज होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, उनका अलग प्रोसेस होता है। और सरकार न्यायपालिका में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सरकार को बोलते हैं कार्यपालिका। ठीक है, और ये क्या है, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर है, अब देखेंगे हम 70। ठीक है, क्योंकि 69 तो पेडागोजी से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 70। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है जो अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। देखो, अस्थायी श्रमिक कौन से होते हैं, जिनको पर डे के हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, या फिर उनसे ठेका तय कर लिया जाता है कि अगर आप इतना काम करोगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे। तो ये हो गए अस्थायी। स्थायी कौन से होते हैं, जिनको हर महीने सैलरी मिल रही है। ठीक है, और हर महीने के हिसाब से काम पर लगे हुए हैं। जैसे आपके घर में जो काम वाली बाई है वो कैसी है, स्थायी है, क्योंकि वो डेली डेली काम करने आती हैं और आप महीने की 1 तारीख को उनका पेमेंट कर देते हो कि आपका इतना काम हो गया, इतना पेमेंट। तो वो कैसे है, स्थायी है, उनको पता है डेली उनको काम मिलेगा। अस्थायी मतलब उनको कभी काम मिलता है और कभी नहीं मिलता। ए है, मतलब फैक्ट्री मालिक ऐसा क्यों करते हैं कि अस्थायी मजदूरों को काम पर रखते हैं। देखो, यूपी बिहार के जो श्रमिक है, यूपी में भी ऐसा होता है, यूपी की फैक्ट्रियों में भी ऐसा होता है, महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में भी ऐसा होता है। ठीक है। ए है, वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। और दूसरा है आपका, दूसरा है, वे स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य संबंधी हित लाभों से बचत करते हैं। तो ये भी सही है। देखो, अन्य जो स्थायी होते हैं उनको वेतन भत्ते, दिवाली के गिफ्ट वगैरह ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं, बीच बीच में और भी सारी चीजें देनी पड़ती हैं, लेकिन जो अस्थायी है उनको देने की जरूरत ही नहीं है। सी है, अस्थायी कर्मचारी बिना नौकरी भत्ते की मांग किए लंबे समय तक कार्य या काम करते रहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। डी है, स्थायी कर्मचारियों की तुलना में अस्थायी कर्मचारी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो ये ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, परिश्रमी कोई भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकती है।
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये 6 क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये 6 क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया है, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अगर आपको ठीक से कोई भी देश चलाना है तो उसके लिए क्या चीज होनी आवश्यक है? पहला है राजतंत्र, दूसरा है लोकतंत्र, तीसरा है आपका गुटतंत्र और चौथा है आपका एक तंत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दूसरा। ये आपको पता ही होगा कि लोकतंत्र, एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता की आवश्यकता होती है। अगर जनता सतर्क नहीं है तो उसका फायदा नेता उठा सकते हैं, ठीक है। और जनता को ये नहीं पता कि उसको चुनाव में किस नेता को चुनना है, या फिर जनता ऐसी है कि फ्री के लालच में वो किसी को भी वोट दे देगी, जैसे आजकल हमारे देश में चल रहा है। कोई भी नेता ऐलान कर देता है फ्री में बिजली है, फ्री में पानी है, कोई क्या देता है फ्री में शिक्षा है, कोई क्या देता है फ्री में स्वास्थ्य है। जो भी फ्री की जितनी ज्यादा बोली लगा रहा है उसके वोट उतने ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये एक लोकतंत्र के लिए खतरनाक चीज है, ठीक है। जनता समझ नहीं पा रही है कि उसकी भलाई किस में है, बस जनता ये देख रही है कि कौन उसके अकाउंट में कितने पैसे डाल रहा है। और आजकल भारत में ये सभी सरकारें कर रही हैं, हर पार्टी के लोग कर रहे हैं, और ये जो चीजें है ना ये गलत है भारत के लिए। बाद में भारत को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। यानी कि भारत कैसा देश है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जो भारत की सरकार है वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगी, किसी एक धर्म को नीचे नहीं रखेगी कि मतलब उस धर्म के लोगों को कोई सुविधा ना दे, कोई सारी कुछ भी उनके साथ कुछ अच्छा ना करे। और दूसरे धर्म को ऐसा नहीं है कि वो इतना बढ़ावा देगी कि सब कुछ उनके ही कहने से चले सरकार, ठीक है। तो हमारा भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष भारत है, ठीक है। जैसे अशोक के समय में क्या हुआ था कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवा दिए थे। उसके बाद जो राजा आए थे उन्होंने क्या किया था, वो सारे स्तूप तोड़वा दिए थे, तो वो धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। जैसे मुगल आए, उन्होंने सारे मंदिर तोड़वा दिए, मस्जिद खड़ी कर दी वहां पर, ठीक है। तो ये जो मुगल थे वो धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। अगर हमारे भारत में कोई एक धर्म होगा तो बाकी के धर्मों का रहना तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। सभी धर्मों का समान सम्मान कर रही है सरकार, ठीक है। और इसलिए सभी धर्मों को संरक्षण मिला हुआ है, और इसका मेंशन हमारे संविधान में भी है। अब देखते हैं, ए है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो बिल्कुल सही है कि राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। और बी है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। देखो, धर्म नहीं कर सकता है राज्य के मामले में हस्तक्षेप, लेकिन राज्य कर सकता है। अगर राज्य मतलब अगर सरकारों को ऐसा लगेगा कि किसी भी धर्म में कोई भी कुरीति है तो उस कुरीति को खत्म करने के लिए वो हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे 3 तलाक वाली बात थी, ठीक है। और बहुत सारे जैसे हमारे हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, बाल विवाह था, तो उस सब के लिए कार्रवाई करी गई, ठीक है, नियम भी बनाए गए। तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है अगर उसको कुछ लग रहा है कि हाँ धर्म में कुछ गलत चीज हो रही है तो, लेकिन धर्म कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है सरकार के काम में। सी है, राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो राज्य तो कर सकता है ना, लेकिन धर्म नहीं कर सकता। डी है, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। तो यही बात मैंने आपको ऊपर बताई कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। अब जैसे भारत में बहुत बड़ी मात्रा में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो सरकार इससे रिलेटेड कानून बना रही है, नियम बना रही है कि भाई इस कन्वर्जन को रोका जाए। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं लगातार, तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग उन पर दबाव बना रहे हैं, कुछ लोग उनको पैसे का लालच दे रहे हैं कि अगर तुम इस धर्म में आ जाओगे तो हम हर साल 5,000 देंगे तुम्हें, या हर महीने 5,000 रुपए देंगे, फ्री में राशन देंगे, ये देंगे। तो इसलिए लोग धर्म एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो ये चीज गलत है। इसके लिए जो सरकारें हैं वो हस्तक्षेप कर सकती हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा नेक्स्ट और नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 81। क्वेश्चन नंबर 81, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हैं? ठीक है, हाशियाकरण आपके 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में है। नहीं, 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में है, दिया हुआ है हाशियाकरण के बारे में। इसलिए जब आप हाशियेकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब आप हास्यकरण पढ़ा रहे हैं तो आपको किस चीज से रिलेटेड ध्यान रखना चाहिए? ए है आपका, खास समुदायों का नाम लेने पर समुदाय से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं, यानी कि आपको इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चों को बुरा ना लगे, ठीक है, क्योंकि हर समुदाय के लोग आपकी कक्षा में होंगे। बी है, इस तरह के मुद्दे को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, बिल्कुल सही है। सी है, कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, ये भी सही है कि अगर हम किसी विशेष समुदाय का या धर्म का नाम लेंगे तो दूसरे लोगों को बुरा लग सकता है। डी है, विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा करने के लिए कहना चाहिए। हमारी जो शिक्षा है वो कैसी है? बाल केंद्रित, हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। ए, बी और सी सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, देखो कहीं कहीं से ऐसे पूछा गया है ना, तो थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर है 84, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? ये 8th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 से आया है। अब कुछ समय अंतराल पर ही क्यों होते हैं? जैसे हमारे देश में चुनाव जो होते हैं वो ज्यादातर 5 साल के अंतराल पर होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ठीक है, ज्यादातर। और जो विधान परिषद है या फिर राज्यसभा है, इनके जो चुनाव है वो 6 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। ए है, सरकार का दायित्व सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। बी है, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, अगर ये टाइम निश्चित नहीं होगा तो कोई दल अपना वर्चस्व दिखाकर 8-10 साल भी कर सकता है शासन, ठीक है। तो सबको पता है कि भाई हमें 5 साल ही रहना है, उसके बाद हमें नहीं रहना है, और दोबारा चुनाव होएगा और दोबारा जनता चुनेगी। सी है, राजनीतिक वाद विवाद और जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा कि राजनीतिक वाद विवाद या इसको प्रोत्साहित करने के लिए 5 साल का अंतराल है, ऐसा तो नहीं है। डी है, यह एक परंपरागत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, ये परंपरा चली आ रही है हमारे देश में, और ज्यादातर लोकतंत्र में ये होती है कि एक समय अंतराल होता है। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, रूस की, कहीं की भी बात करें तो कहीं 4 साल के अंतराल पे, कहीं 5 साल के और कहीं 6 साल के, ठीक है, ऐसा अंतराल देखने को मिलता है सभी देशों में, और इसी अंतराल के हिसाब से ये जो है चुनाव होता है लोकतंत्र में। तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, कथन है, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार से करता है। यह अनुमान लगाता है कि, देखो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में दिया हुआ है, आर्टिकल्स में दिया हुआ है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक स्थान खोलने का अधिकार है, ठीक है, अपने धर्म से रिलेटेड पढ़ाई करने का भी अधिकार है। ये किस में मेंशन है? ये हमारे मौलिक अधिकारों में मेंशन है, ठीक है। अब मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि ए है, यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य संस्कृति प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, बिल्कुल सही है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ही मौलिक अधिकार में ये चीजें दी गई है। बी है, यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी भी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, बिल्कुल सही है। सी है, यह अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट है इसमें, यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। कहीं भी नहीं लिखा है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको किसी भी तरह की राशि दी जाएगी फ्री में, बिना उनके कुछ काम किए हुए, केवल इस आधार पर कि वो एससी हैं या एसटी हैं या ओबीसी हैं, तो उनको एक निश्चित राशि फ्री में दी जाएगी, ऐसा कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सी, ए, बी और सी, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके एग्जाम में आपके मौलिक अधिकार से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है। तो इसलिए आप मौलिक अधिकारों को जरूर पढ़ लेना। आपकी 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर पहला ही है, उस लोकतंत्र वाला चैप्टर है और उसमें सारे मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं। उस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। उसमें ये भी लिखा है कि कौन सी चीज कौन से आर्टिकल में है। अगर आप आर्टिकल भी याद करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि आगे भी आपके काम आएंगे। ठीक है। अभी आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं, 2-4 दिन बचे हैं पेपर के लिए, तो आप कुछ चीजों को देख लीजिए। ठीक है। तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है आप अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं कहीं भी मिल रहे हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको जो भी चैप्टर देखना है। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल देते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमा में और समानता का व्यवहार किया जाए। तो कौन सा ऐसा अधिकार है जो जिसकी वजह से जो हाशिया पर है, हाशिया पर कौन लोग हैं? SC ST और कह सकते हैं महिलाएं भी हैं, क्योंकि महिलाओं को भी पहले पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। उनके साथ भी बहुत सालों तक भेदभाव रहा है और आज भी होता है। शहरों में नहीं होता है इतना, गाँव में आज भी होता है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इससे रिलेटेड जो दिया हुआ है वो A और B, यानी कि समानता का अधिकार में है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, 1418 में है। 14 से 18 तक के जो आर्टिकल हैं उनमें समानता के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। और दूसरा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, A और B दोनों सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्न A और B पर विचार करें। A है प्रेस वार्ता का उद्देश्य होता है। प्रेस वार्ता यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टी की होती है या किसी केस से रिलेटेड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि कोई व्यक्ति बैठा है और उससे प्रेस वाले बात कर रहे हैं, प्रेस वाले मतलब समाचार पत्र वाले बात कर रहे हैं या समाचार चैनल वाले बात कर रहे हैं, और उससे उस घटना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो उन क्वेश्चनों के आंसर देगा। ठीक है। प्रेस वार्ता का उद्देश्य होता है यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। ठीक है। बी है उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य होते हैं तथा सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं। तो 89 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। पहला है ए संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है। संकल्पनात्मक ज्ञान का मतलब है कि देखो इसमें एज इट इज आंसर आपको देना है कि प्रेस का क्या उद्देश्य है ना। और इसमें क्या है, इसमें तथ्यात्मक, तथ्यों के आधार पर आंसर देना है। तो आपको ये पहचान करनी पड़ेगी, ये मिक्सअप है, ये पेडागोजी से भी रिलेटेड है और ये पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से भी रिलेटेड है। ठीक है। ये दोनों से रिलेटेड है। संकल्पना मतलब होता है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और तथ्य का मतलब होता है बिल्कुल सिद्धांतों पर आधारित चीजें। ठीक है। तो इन दोनों का मतलब ये है। नेक्स्ट है, और इसका लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा 2024 का। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है किस को जाएगा? आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय आदिवासी समाज यानी कि ST समाज। ठीक है। ST के बारे में बात हो रही है। A है जाति व्यवस्था के प्रचलन को, B है दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार की जनजाति धर्मों के पालन को, C है विशिष्ट भाषा के प्रयोग को। तो 90 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B C और D सही है। ठीक है। B C और D सही है ना। और जबकि जो A वाला है वो गलत है, क्योंकि जनजातियों में जाति व्यवस्था नहीं चलती है। ठीक है। जाति व्यवस्था नहीं होती है। एक समुदाय के जितने भी लोग होते हैं वो सब आपस में समान होते हैं और सबकी संपत्ति बराबर होती है। जैसे पहले वो जंगलों में रहते थे तो उस
हिसाब से उनकी सबकी जो संपत्ति होती है वो बराबर होती है। ठीक है, ऊंच नीच जात पात भेदभाव जनजातियों में देखने को नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए देखो वो भारत के मूल नागरिक हैं, जनजाति के जो लोग हैं, एसटी जो लोग हैं, और बहुत ही पवित्र रखा है उन्होंने अपने आप को, बाहरी लोगों के साथ घुले मिले नहीं है। ठीक है, अपनी संस्कृति को बहुत पवित्र रखा है उन्होंने, एसटी वालों ने। और अब हम देखेंगे 2023 में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। 2024 वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी के अभी जो हमने क्वेश्चन आंसर करे हैं वो वाकई में टफ थे, बहुत टफ आया था। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो जितने भी एग्जाम आप करते रहेंगे, प्रीवियस पेपर करते रहेंगे, तो आपको आगे वाले टफ लगेंगे, पीछे वाले इजी लगेंगे, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है हर साल। पेपर और टफ और टफ और टफ होता जा रहा है। एनसीईआरटी में इतने डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से कि जब तक आपने एनसीईआरटी को 2 से 3 बार नहीं पढ़ा है, जब तक आप उन क्वेश्चनों के आंसर दे ही नहीं पाएंगे। तो आपने अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपको पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ आ नहीं रहा। मैंने हर क्वेश्चन में आपको प्रूफ दिया है। अगर आप ठीक से एनसीईआरटी कर लेते हो तो आपको किसी भी एग्जाम में आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना केवल आपको सीटेट के पेपर में, जबकि आपको टीजीटी पीजीटी का भी अगर आप एग्जाम दोगे तो भी आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो इससे आपको भागना नहीं है, इसको आपको अपनाना है। आइए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2023 वाले पेपर में पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर है 54, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। जनसंपर्क का मतलब है मीडिया का उदाहरण नहीं। ठीक है, सोशल मीडिया का कौन सा उदाहरण नहीं है। पहला है समाचार पत्र, दूसरा है रेडियो, तीसरा है सेलुलर फोन, और चौथा है टेलीविजन। तो देखिए इसका जो 54 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, सेलुलर फोन जो है वो मीडिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया का उदाहरण वो नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 58, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। किस किस के बीच ये एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। देखो ये आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया है, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से। कुछ ऑप्शन है, पहला साहूकार और छोटे किसानों के बीच, दूसरा है छोटे किसान और खेतीहर मजदूरों के बीच, तीसरा है भूमिहीन खेतीहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता, और चौथा है ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। तो 58 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला ही। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पहला ही, कि साहूकार और छोटे किसान। क्योंकि जो छोटे किसान होते हैं वो बैंक से ऋण नहीं लेना पसंद करते हैं, उनको अर्जेंट चाहिए होता है, तो वो साहूकार साहूकार यानी कि गांव में कुछ अमीर लोग होते हैं जो ब्याज पर ही पैसे देते हैं, उनसे वो पैसे लेके काम कर लेते हैं, और वो बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं ऐसे गरीब लोगों का। मनमानी ढंग से वो ऋण लेते हैं, ब्याज लेते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ए, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम यानी मीडिया महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है कि अगर मीडिया नहीं होगी, मीडिया क्या काम करती है, जो सच है उसको सामने लेके आती है। हाल फिलहाल में जो भी चीजें हमारे देश में चल रही हैं उनको लेके आती है वो जनता के सामने। अगर मीडिया नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा सरकार क्या सही काम कर रही है और क्या गलत काम कर रही है। कारण है आर, संचार माध्यम या मीडिया से प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपात पूर्ण। ठीक है, तो कथन आर भी सही है। ठीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सरकार काम करती है। ए है कई स्तरों पर, बी है राज्य स्तर पर, सी है राष्ट्रीय स्तर पर, डी है क्षेत्रीय स्तर पर। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सॉरी दूसरा। बी और सी दोनों सही है, राज्य स्तर पर भी काम करती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है। ठीक है,
देखो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, दो दो के ही ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए हम इसको लगाएंगे। वैसे अगर इसमें अगर ऑप्शन दिया होता तो हम कई स्तरों पर लगाते, क्योंकि हमारे भारत में जो सरकार काम करती है वो 3 स्तर पर काम करती है। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर, और तीसरा है स्थानीय स्तर पर। ठीक है, जो पंचायती राज है वो स्थानीय स्तर है, तो 3 स्तरों पर हमारे यहाँ सरकार काम करती है। जबकि इसमें ऑप्शन में 2 ही दे रखे हैं, इसलिए हमने राज्य और केंद्र या राज्य और राष्ट्र हमने लगा दिया है। ठीक है, केंद्र या राष्ट्र एक ही बात है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कौन सरपंच की तरह काम करता है? ए है सरपंच, यानी कि जो गांव का प्रधान होता है ना, उसकी तरह कौन काम करता है? पहला है ग्राम सभा का सचिव। ये जो ग्राम सभा का सचिव होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कौन सा पद है? ये संविधानिक पद है। यानी कि ये जो सचिव होता है, इसका एंट्रेंस, सॉरी एंट्रेंस नहीं, इसका एग्जाम होता है, और ये इसको जो तनख्वाह मिलती है वो सरकार से मिलती है। ठीक है, ये 5 साल के लिए नहीं चुना जाता है, ग्राम सभा का सचिव 5 साल के लिए नहीं चुना जाता है, ये हमेशा के लिए रहता है। मतलब एक तरह की ये कैसी जॉब है, सचिव वाली गवर्नमेंट जॉब है। तो आप ध्यान रखना कि ये कैसा पद है, ये संविधानिक पद है, और ये सरकार के लिए काम करते हैं सचिव। सचिव सूचना देता है कि गांव में कहाँ कहाँ विकास होना है, किस तरह की चीजें होनी है। अगर सरकार पैसा भेज रही है गांव के विकास के लिए, तो सचिव की देख रेख में भेजती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, वो पंचायत वाली मूवी आई है, तो उसमें भी इसके बारे में दिया होगा, पंचायत से रिलेटेड मूवी आई है ना, जो शॉर्ट मूवी बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो कई सारी पार्टों में दिखाई जाती है। ठीक है, तो उसमें इसका दिया होगा अगर आपने मूवी देखी होगी तो। दूसरा है खंड विकास अधिकारी, इसको बीडीओ भी बोलते हैं। तीसरा है अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड मेंबर। ठीक है, और चौथा है बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो 61 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तीसरा, अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य है। ठीक है, तो देखो, किसी भी गांव को, किसी भी गांव के क्षेत्र को कई सारे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पूरे गांव का एक सरपंच होता है, या उसको प्रधान भी बोलते हैं गांव के लोग। अब ये मान लो एक गांव है, अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको कई सारे भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे एक मोहल्ला ये हो गया, एक मोहल्ला ये हो गया, और एक मोहल्ला ये हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसको भी डिवाइड कर दिया, तो ये कई सारे मोहल्ले में डिवाइड हो गया। तो अब हर मोहल्ले का एक वार्ड मेंबर होगा। मोहल्ला मान लो, या 2-3 मोहल्ले मिलाकर, 2-3 गलियां मिलाकर एक वार्ड मेंबर होगा। ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग बांटा जाता है गांव को। अ, सरपंच भी गांव का जो चुना जाता है वो भी जनसंख्या के आधार पर चुना जाता है, वार्ड मेंबर भी। ठीक है, अब ये सारे वार्ड मेंबर जिसको वोट डालेंगे, जिसके लिए कहेंगे कि भाई इसको प्रधान बना दो, वो प्रधान बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 62। लेबर चौक किसे कहते हैं? पहला है ऐसी जगह जहां बेरोजगारी की प्रथा प्रचलित हो। दूसरा है ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो। ठीक है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, हो जाएगा, क्योंकि मजदूरों की बिक्री पर या बंधुआ मजदूरी रखने पर हमारे यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि आप 24 घंटे के लिए बंधुआ मजदूर बनाकर अपने घर में रखो। तीसरा है ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठे होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। आपने देखा होगा शहर में एक चौराया ऐसा होता है जिसमें आसपास के गांव के लोग आकर वहां पर खड़े होते हैं, और क्यों खड़े होते हैं? ताकि उनको मजदूरी पर कोई काम मिल जाए। ठीक है, वहां पर वो खड़े रहते हैं, और जिन लोगों को अपने घर में कोई भी काम कराना होता है, वाइट वॉश का या फिर मकान बनवाने का, साफ सफाई, कुछ भी काम आपको कराना है, चाहे आपको खेती में ही कुछ काम कराना है, तो आप चौराहे से मजदूर लेंगे, और अपने खेतों में या आपको जो भी काम कराना है वो कराएंगे, और शाम को उसकी जो भी मजदूरी बनती है, 600 चल रही है, 700 चल रही है पर डे का, वो फिक्स होता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और दिन में 1 घंटे का लंच भी होता है। वो 8 घंटे काम करने के लिए आते हैं, और 8 घंटे में आप यही मानो कि वो 7 घंटे ही काम करते हैं, आप 8 घंटे तो शायद नहीं करते होंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। और ये देखो 8th क्लास की नहीं, 7th क्लास की एनसीईआरटी से आया है, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से लास्ट चैप्टर से आया है, बुनकरों वाला। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। ए है बुनकरों की सहकारी संस्थाएं व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यापारी जो हैं वो बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, ठीक है, बुनकरों का, इसलिए सारे बुनकरों ने मिलकर सहकारी संस्थाएं बना रखी हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग,
ताकि जो व्यापारी हैं उनको जो अन्य लोग हैं वो उनको फायदा ना उठा सके। ठीक है। बी है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है, जरिया नहीं है, जबकि व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करना है बुनकरों की। ठीक है। अगर कुछ उनको हेल्प चाहिए होती है फाइनेंशियली तो वो सहकारी संस्था या संस्थाओं से कुछ पैसे ले लेते हैं कुछ समय के लिए, और जब उनके पास होते हैं तो तब वो दे देते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखो दादन व्यवस्था जिस चैप्टर में दी हुई है ना उस चैप्टर से आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़ें पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है एक, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है। कारण है आ, व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अब आपको लगेगा ये सेकंड वाला क्यों सही है, देखो, और फर्स्ट वाला क्यों सही है। फर्स्ट वाला इसलिए सही है कि लोकतंत्र की एग्जैक्ट परिभाषा नहीं होती है, सब देशों ने अपने हिसाब से लोकतंत्र की परिभाषा बना रखी है। जैसे पाकिस्तान में पहले, शायद अब भी है, और कुछ अरब कंट्रीज में जो महिलाएं हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, केवल पुरुष वोट डालते हैं, लेकिन वहां पर लोकतंत्र है। तो हम कैसे कह दें कि वो पूरी तरह से लोकतंत्र है ना। जबकि लोकतंत्र का क्या मतलब है कि हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। तो हम नहीं बोल सकते किसी सभी देशों को कि सभी देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक हैं। अब उनके यहाँ औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। कुछ देश ऐसे आज भी हैं जहाँ गरीबों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। ठीक है। केवल रईस लोग वोट डाल सकते हैं, लेकिन वो भी लोकतांत्रिक देश है। तो हम किसी भी देश को लोकतांत्रिक देश, पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। अब देखो कारण है क्यों नहीं कह सकते, क्या कारण था इसका। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। देखो लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो हर थोड़े थोड़े दिन में चेंज होने लगती है। पहले हमें थोड़ी बहुत स्वतंत्रता चाहिए थी, अब हमें ज्यादा चाहिए, फिर हमें और ज्यादा चाहिए। तो हमारी जो सोच है वो लोकतंत्र के हिसाब से चेंज होती रहेगी। जैसे हमारा जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें बहुत थोड़ा सा आरक्षण था कुछ जातियों को, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ये जातियां काफी दिन से पिछड़ी हुई हैं। अब हमारे लोकतंत्र में बहुत सारी जातियों को उन आरक्षण में शामिल कर लिया गया है। अब पहले कुछ जातियों को दिया जा रहा था जातियों के आधार पर आरक्षण, कि ये जाति पिछड़ी हुई है इस आधार पर इनको आरक्षण दो। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो मोदी सरकार है उन्होंने एक और आरक्षण ऐड किया है, ईडब्ल्यूएस का। इसका मतलब यह है कि जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति से है, चाहे वो ब्राह्मण है, बनिया है, क्षत्रिय है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से, जो भी है, मतलब उनको भी आरक्षण दिया जाएगा जो गरीब है। तो कितना चेंज आ गया अगर आज के संविधान में और 1950 वाले संविधान को आप देखेंगे तो काफी सारे डिफरेंसेस आए हैं लोकतंत्र में। ठीक है। पहले लड़कियों के लिए आरक्षण नहीं था, अब हर चीज में लड़कियों को आरक्षण दिया जा रहा है। जबकि लोकतंत्र की कोई भी परिभाषा में आरक्षण मेंशन नहीं है कि आरक्षण दे के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए या बराबरी पर लाना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अब हर विभाग में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है ताकि महिलाएं भी मुख्य धारा से जुड़ सके। अब देखो जो विभाग एसटी एससी के साथ हुआ है, ओबीसी के साथ रहा है पिछले 300-400 साल में या हजारों सालों में, वही विभाग महिलाओं के साथ भी रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को पूरी आजादी थी आज की तरह, पहले नहीं थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखो जेंडर असमानता के बारे में 6 क्लास की एनसीआर पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में दिया है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पेडागोजी के क्वेश्चन करा रही हैं और हमें फालतू में हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। तो ऐसा नहीं है, मैं ढूंढ ढूंढ के आपको पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी के ही करा रही हूँ। इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये इस वाली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आप इसको पेडागोजी ना समझें। ठीक है। ये उसी से है क्वेश्चन। पहला है केवल परिवार, दूसरा है परिवार समाज और सरकार, तीसरा है केवल सरकार, चौथा है परिवार और समाज। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, जेंडर असमानता का समाधान परिवार समाज और सरकार के स्तर पर करने की जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि परिवार और समाज क्यों बोला, या फिर परिवार बोलने की क्या जरूरत है। देखो जेंडर असमानता का मतलब है लड़की लड़का में भेदभाव करना, और जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं परिवारों में भी होता है ना।
कि लड़कियों को छोटे स्कूल में पढ़ाओ, या लड़की कम पैसे हैं तो लड़कियों को मत पढ़ाओ, केवल लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियों को तो वैसे भी घर का काम करना है। कुछ माएँ भी ऐसे करती हैं कि अ, लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देंगी, लड़कों की पढ़ाई-लिखाई पर, लड़कों के स्वास्थ्य पर, लड़कियों के स्वास्थ्य पर नहीं देंगी। तो सबसे पहले परिवार को ये मानना पड़ेगा कि लड़की-लड़का बराबर है, फिर समाज इसको अपनाएगा कि लड़की-लड़का बराबर है, और सरकार को इस तरह के नियम कानून बनाने चाहिए ताकि देश को ये लगे कि लड़की-लड़का बराबर है। तो तीनों को काम करना पड़ेगा। अगर सरकार केवल नियम बनाकर छोड़ दे और समाज उसको एक्सेप्ट ना करे, परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो बेकार है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मेरा खुद का अनुभव है, अगर आप परिवार में लड़का-लड़की में भेद नहीं करेंगे, सबसे पहले माता-पिता, दूसरे नंबर पे दादी-बाबा को भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर जब वो लोग भेदभाव नहीं करेंगे, तो बहन-भाई भी आपस में भेदभाव नहीं करेंगे कि ये लड़की है या ये लड़का है। जब बहन-भाई आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, फिर जब उनकी शादी होगी, तो वो अपने बच्चों को ऐसे रखेंगे, आस-पास में कोई लड़की होगी, उसको इस तरह से देखेंगे कि सब समान हैं। तो समानता पूरे आपके समाज में फैल जाएगी, पूरे देश में फैल जाएगी, और ये हो भी रहा है, धीरे-धीरे ये हो भी रहा है, और ये होगा परिवार से ही। जब तक माता-पिता खुले मन से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कई बार देखो महिलाएँ तो एक्सेप्ट करती हैं अपनी बेटी को, कि हाँ बेटी है, कोई बात नहीं, हम बराबर प्यार देती हैं वो सभी बच्चों को। कई बार पिता थोड़ा बहुत करते हैं कि लड़कियों को लड़कों से थोड़ा कम सम्मान देते हैं, मान देते हैं, या कुछ कई घरों में ऐसा देखने को मिलता है। कई बार दादी-बाबा भी ऐसे करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। समाज के लिए ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत गलत है, ठीक है? आगे जाके इनका खामियाजा बहुत बड़े लेवल पर भुगतना पड़ेगा। जैसे आप हरियाणा में देख पा रहे हो कि आजकल म वहाँ लड़कियों की कमी चल रही है। उसका मेन कारण क्या है कि पिछले सौयों साल से वहाँ क्या करते थे, लड़कियाँ अगर पैदा होती थी, तो लड़कियों को मार देते थे, ठीक है? अब सब लोग अपनी-अपनी लड़कियों को मार रहे हैं, लड़कों को जीवित रख रहे हैं, तो एक दिन क्या होगा, लड़कियों की कमी हो जाएगी। फिर जब मान लो आज की डेट में 10 लड़कों ने जन्म लिया, 10 लड़कियों ने जन्म लिया, तो हमने 10 लड़कियों को मार दिया, लड़कों को जीवित रखा। अब जब ये लड़के 20 साल के होंगे या 30 साल के होंगे, तब इनको शादी के लिए लड़की कहाँ से आएगी? है ना? अगर सभी लोग अपनी लड़कियों को मार देंगे, ठीक है? और लड़कों को जीवित रखेंगे, तो फिर उन लड़कों की शादी कहाँ से होगी? अगर उन लड़कों की शादी नहीं होगी, तो समाज डिसबैलेंस हो जाएगा। फिर वो लोग अन्य-अन्य तरीके के अपराध करते रहेंगे, रेप जैसी घटनाएँ सामने आएँगी, और बहुत गलत सारी चीज़ें आएँगी। लोग महिलाओं को बंधुआ मज़दूर के तौर पे रखेंगे, उनको छुपा के रखेंगे, घर में कैद करके रखेंगे। तो ये सारी कुरीतियाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? भेदभाव से स्टार्ट हो रही हैं, और देखो कितना विकराल रूप ले रही हैं। आपने बहुत सारी मूवीज़ में ऐसे देखा होगा, अगर हरियाणा की कोई मूवी देखी होंगी, ये तो इस तरह की गलत चीज़ों को दिखाया जाता है। क्राइम पेट्रोल में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, जो हरियाणा के क्राइम पेट्रोल होते हैं, हरियाणा की कहानियाँ होती हैं, उनमें दिखाया जाता है। और आज समाज जागरूक हो रहा है, अब समाज में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं कि भेदभाव से रिलेटेड माँ-बाप भी समान समझ रहे हैं, और समझना चाहिए। देखो प्रकृति अपने हिसाब से बैलेंस बना के रखती है महिलाओं में और पुरुष में। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना तो लड़कियों को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, ना लड़कों को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। भगवान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, अब आप बस उन पर डिपेंड रहिए, ठीक है? अगर आप उन पर डिपेंड रहेंगे तो बैलेंस रहेगा, अगर आप अपनी चलाएँगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में, जनसंख्या के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, तो सब डिसबैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ये सोचना चाहिए कि जनसंख्या को कंट्रोल में रखने के लिए 2 बच्चे प्लान करना चाहिए, और हद से हद कोई कारणवश आपको मतलब परिवार में कोई दिक्कत है, पहले 2 बच्चों को या कुछ और दिक्कत है, तो लास्ट 3, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर परवरिश अच्छे से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल है, 25 से 28 में है ये। दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में है। तीसरा है संपत्ति का अधिकार, यही वाला नहीं है, ठीक है? संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। वो है प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, तो ये मेंशन है आर्टिकल 21 में, ठीक है? जीवन के अधिकार में ये मेंशन किया गया है, मौलिक कर्तव्यों में भी ये है। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए, और अगर बाद में संशोधन हुआ तो इसको 3 या 4 साल कर दिया जाएगा, 3 या 4 साल से 18 साल तक की शिक्षा का जिम्मा सरकार लेगी। जैसा कि अब नई शिक्षा नीति में दिखाया गया है कि 3 साल से बच्चे को स्कूल में डालो, और 12वीं तक का जो खर्चा है, नई शिक्षा नीति ऐसा कह रही है कि 12वीं तक का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, ठीक है? और सरकारी
स्कूलों में बिल्कुल फ्री पढ़ाई है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर है 67, स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की योजना, देखो ये भी एनसीईआरटी से आया है। मैं आपको बताती हूँ अभी कौन सी एनसीईआरटी से आया है। 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से आया है, ये 2 या 1 से आया है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आया, लेकिन मैंने 8th क्लास की एनसीईआरटी में ये पढ़ा है, और 2-3 जगह इसका जिक्र किया गया है मिड डे मील का। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है जीवन का अधिकार, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, जीवन के अधिकार में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 68, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। ये हमारी भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसमें क्या है कि अगर किसी का मर्डर हो गया है, किसी के साथ दुर्घटना हो गई है, किसी के साथ रेप हो गया है, या किसी के घर में चोरी हो गई है, कुछ भी हो गई है, तो उसको इंसाफ 10 साल 20 साल बाद मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि जिसने मुकदमा डाला होता है वो भी मर जाता है इंसान, उसके माता पिता भी नहीं रहते हैं इंसाफ के लिए, और बाद में इंसाफ मिल रहा है, तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, इंसाफ मिलना तो तभी है ना कि आज हमारे साथ कोई क्राइम हुआ और कल हमें इंसाफ मिल जाए। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है वो हमें देखना है। यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है। यह आपका आया है 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 से। पहला है नौकरशाही में लाल फीताशाही, ठीक है। दूसरा है आपका न्यायालय द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। यही मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है हमारे यहाँ का न्याय। न्याय बिल्कुल निष्पक्ष होता है, लेकिन इतना लेट हो जाता है कि कई बार उस न्याय का फायदा नहीं मिल पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डैश के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ए है वनवासी, दूसरा है बी अनुसूचित जाति, तीसरा है पेपर मिल मालिक, डी है पशु अधिकार कार्यकर्ता। तो 69 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और डी दोनों सही है, ठीक है। ए और डी दोनों सही है। इस पर क्या है, वनवासी यानी कि एसटीओ को, जो वनों में रहते हैं, जो एसटी लोग हैं जो वन में रहते हैं, जो जिनका गुजारा और जिनकी आजीविका वन से ही चलती है, उनसे रिलेटेड ये अधिनियम आया था 2006 वाला, कि कुछ जंगलों पर आदिवासियों का अधिकार सुनिश्चित किया गया था कि भाई तुम यहाँ से कुछ भी सामान ले सकते हो फ्री में, आपको कोई नहीं रोकेगा। जैसे जो वन है, जितने भी वन है भारत में, उस पर सब पर राज्य सरकार का अधिकार है, ठीक है। तो वो जो संपत्ति है किसकी है, वो राज्य की संपत्ति है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। तो राज्य की संपत्ति है तो उसके मालिक राज्य है। अब उसमें से ना तो आप पेड़ काट सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतने सारी जंगल है पेड़ काट के आप बेच दो, ना आप बहुमूल्य लकड़ी लेकर उनके फर्नीचर बना सकते हो, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी पेड़ काटने की, तब ही आप वहां से लकड़ी ले सकते हो। तो लेकिन वनवासियों ने याचिका दायर की कि भाई हमारा खाना पीना कैसे चलेगा, हम तो पूरी तरह से इन पे डिपेंड है, अगर आप इन्हें छीन लोगे तो हम क्या खाएंगे। तो इसलिए ये अधिनियम लाया गया। कुछ इनको छूट दी गई है वनवासी लोगों को कि आप कितने एरिया तक ले सकते हो फल फूल या कोई भी जड़ी बूटी या कुछ भी चीजें, ठीक है, तो इनको छूट दी गई है। डी में था पशु अधिकार कार्यकर्ता, ठीक है, तो इनको भी छूट दी गई है, इन दोनों को छूट दी गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70। अब आपको दिख रहा होगा कि जो आपने पिछला क्वेश्चन पेपर किया था सीटेट का 2024 का, उसमें ज्यादा टफ थे, इसमें कम टफ है, ठीक है। अभी आप जब मैं आपको 2022 का कराऊंगी तो आपको और भी कम टफ लगेंगे, और जब 2021 का कराऊंगी तो बहुत इजी लगेंगे, और 2019 के में बहुत ज्यादा इजी लगेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। अब 2024 के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी पेडागोजी से रिलेटेड है और मैडम हम का हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है। नहीं, वो सारे पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से ही थे, लेकिन वो ऐसे इतना ज्यादा डीप पूछा गया है कि जब तक आपने ठीक से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर है 70, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के लिए हाशियाकरण प्राय संबंधित होता है। हाशियाकरण से रिलेटेड कौन से इसमें ऑप्शन है वो हमें बताने हैं। पहला है आपका अभाव, दूसरा है आपका भेदभाव, ये दोनों ही सही है, ठीक है। और तीसरा है आपका समानता, तो हास्यकरण में समानता थोड़ी होती है, भेदभाव होता है और गर्व नहीं होता है।
हास्याकरण में आपको कोई व्यक्ति अपने साथ बैठने से रोके, आपके साथ भेदभाव करे, तो आपको गर्व महसूस होगा या आपको बुरा लगेगा? आपको बुरा लगेगा ना, कि बताओ हम मैं और इसमें क्या अंतर है, ये भी इंसान है, हम भी इंसान है, लेकिन फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? तो ये सी और जो डी है वो गलत है। ठीक है, आपने ये हास्यकरण वाला चैप्टर देखा ही होगा, बहुत विस्तार से मैंने पढ़ाया था इसको, बहुत ही ज्यादा विस्तार से और बहुत अच्छे से पढ़ाया था। 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 से आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक मिनट देख लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट। ये तो सारी पेडागोजी से रिलेटेड ही है क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ मुझे लग रहा है समाप्त हो गए हैं। हाँ, ये सारे पेडागोजी से रिलेटेड है, पूरा पेडागोजी से भरा हुआ है। हाँ देखो, यहाँ कुछ क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 86। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रिया को विकसित करने की अपेक्षा है? ए है केंद्र सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है स्थानीय सरकार। तो 89 का जो आपका सही आंसर होगा, सॉरी 86 का जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पहला। ए और बी दोनों सही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये अपेक्षा की जा रही है कि वह आरटीई 2009 को ठीक से लागू कराएं और ठीक से चलाएं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, ये सब आपके पेडागोजी के ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये कौन सा था, नहीं ये भी पेडागोजी से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे 2022 में आपकी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये 8 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और इसी तरह की आपको मैराथन आगे भी मिलती रहेगी, है ना। अभी आपके कई सारे दिन बचे हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ तो मैं आपको कराती ही रहूंगी आपके पेपर से रिलेटेड। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आपको लिए और अच्छा कंटेंट तैयार कर सकूं। और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं सी टेट का प्रीवियस पेपर जो 8 जनवरी 2022 को हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट है। 57, हाँ 57 वाला तो ज्योग्राफी का है। क्वेश्चन नंबर 58 से आपका स्टार्ट है। ठीक है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने का उदाहरण है? पूर्वाग्रह वाला जो है आपका 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से है। पूर्वाग्रह का मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति को जाने बिना उसके बारे में कुछ भी धारणा बना लें। ठीक है, जैसे गांव के लोगों के बारे में धारणा बना रखी है कि गांव के लोग गंवार होते हैं। ठीक है, गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, शिक्षित लोग नहीं होते हैं, गांव के लोग समझदार नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है, गांव के लोग भी आईएएस पीसीएस का पेपर निकालते हैं, गांव के लोग भी डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, गांव के लोग भी बहुत कुछ करते हैं। पहले से धारणा बना रखी है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं होते हैं वो पढ़ने में कम होशियार होते हैं मुकाबले प्राइवेट स्कूल के बच्चों के। तो ऐसा नहीं है, नालायक बच्चे आपको प्राइवेट स्कूल में ही मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं खुद ने, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद भी वो कहीं कामयाब नहीं हुए। और मैंने ऐसे काफी बच्चे देखे हैं, उसमें से एक उदाहरण मैं भी हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी वो काफी आगे तक गए हैं। ठीक है, अब मैंने बीएड कर लिया सरकारी स्कूल, मेरी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही हुई है, पहली से लेकर और बीएड तक। ठीक है, पूरी सब कुछ मेरा सरकारी स्कूल से है। और सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद मेरा बीएड में गवर्नमेंट में एडमिशन हो गया था। और मैंने अपना बीकॉम एमकॉम सब कुछ, मतलब पूरी डिग्रियां, मेरी जितनी भी डिग्रियां हैं वो सारी सरकारी स्कूल की और कॉलेज की हैं। और मैंने सी टेट 3 बार क्लियर किया है, बिना कोचिंग के, बिना किसी इंस्टीट्यूट की हेल्प लिए। ठीक है, बस एनसीईआरटी को अच्छे से आता है और
पेडागोजी को समझने की कोशिश की है खुद से ही। तो ये सारी ये जो पूर्व धारणा है, ये किसी भी व्यक्ति को देखकर अपने मन में बना लेना कि वो व्यक्ति अच्छा है और वो व्यक्ति बुरा है, ये क्या होता है, ये पूर्वाग्रह होता है। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव भी तो होता है। आपने एक शहर के बच्चे को देखकर प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहा है, जो इंग्लिश बोलना जानता है, आपने पहले से सोच लिया कि ये इंग्लिश जान रहा है तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट है मुकाबले गांव के बच्चों के या मुकाबले सरकारी स्कूल के। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है पूर्वाग्रह। ठीक है, बुक में दिया हुआ है, अगर आपको शंका लग रही है तो आप बुक खोलकर देख लेना। पहला है, गांव के लोग मुख्य तौर पर खेती करते हैं, ये पूर्वाग्रह है। दूसरा है, गांव के लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तीसरा है, कटाई का मौसम, कटाई का मौसम गांव के लोगों के लिए सबसे व्यस्त समय होता है। चौथा है, गांव के लोग ज्यादातर संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, गांव के लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक पूर्वाग्रह है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि घर में ऐसा माहौल हो जो वो इंग्लिश बोलते हो। ठीक है, या फिर वो प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, जो केवी के विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, उनमें अच्छी पढ़ाई होती है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काफी अच्छी पढ़ाई होती है और इंग्लिश मीडियम क्लासेस लगती हैं वहां पर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कृतियां हैं जो विविधता की स्वीकारता को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि विविधता को स्वीकारना प्रदर्शित कर रही है ना। तो 59 के हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो ये भी एक विविधता का उदाहरण है, विविधता की स्वीकारता का उदाहरण है कि हम स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, और हम उन सब की विविधता को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, बी है, समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों का निर्माण करना। देखो ये इससे रिलेटेड नहीं है, विविधता से रिलेटेड। सी है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना। तो ये भी विविधता से रिलेटेड है कि कितने भी कोई भी जाति के हैं, कोई भी धर्म के हैं, किसी भी समाज वर्ग से आ रहे हैं, गरीब हैं अमीर हैं, सबको स्कूल में एडमिशन लेने की परमिशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 60। किस निकाय संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करती है। पहला है, देखो ग्राम पंचायत किसके अंडर में काम करती है वो आपको देखना है। पहला है जिला परिषद, दूसरा है वार्ड प्रमुख, तीसरा है ग्राम सभा, और चौथा है पंचायत समिति। तो 60 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन कौन होता है, ग्राम सभा में होता है सचिव, ठीक है, जो सरकारी अधिकारी होता है, सरपंच होता है और वार्ड मेंबर होते हैं। ठीक है, और ग्राम पंचायत किसके अंतर्गत आती है, ग्राम सभा के अंतर्गत कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर है 61। भारत में कृषि श्रमिक और निर्माण श्रमिकों को भुगतान करने हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है। यानी कि कौन, ये बात अभी मैंने आपको बताया कि जो लेबर चौक होता है उस पर चौराहे पर लोग जो होते हैं वो खड़े होते हैं, जिनको भी काम की तलाश होती है, रोजगार की तलाश होती है, और वहां से जिन लोगों को काम करवाने के लिए लड़के या पुरुष चाहिए होते हैं, वहां से वो लेके आ जाते हैं और अपने घर काम कराते हैं, और पूरे दिन 7-8 घंटे के काम के उनको वो पैसे देते हैं, 500 या 600। तो इस न्यूनतम मजदूरी को कौन तय करता है। ठीक है, पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है आपका बी जिला पंचायत, सी है राज्य सरकार, डी है संघ सरकार। तो आपका 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी और डी, राज्य सरकार और संघ सरकार। राज्य स्तर पर राज्य सरकार, ठीक है, तय करती है कि एक दिन के काम की इतनी मजदूरी है। केंद्र सरकार भी तय करती है। संघ सरकार या केंद्र सरकार एक ही बात है, या राष्ट्र की सरकार या संसद एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि संसद भी तो केंद्र में है और केंद्र के लिए कार्य करती है, केंद्र यानी पूरे देश के लिए। और मैं आपको बता दूं, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो सरकार निर्धारित करती है न्यूनतम मजदूरी, वो बहुत ज्यादा कम होती है, उसमें तो आप खर्चा चला ही नहीं सकते। शायद 250-300 रुपए है
गवर्नमेंट के हिसाब से पर डे का काम करने का इतना रुपये आपको देना पड़ेगा। जबकि अगर हम वास्तविकता में देखें तो कम से कम 600 या 700 रुपये मजदूरी चल रही है, है ना, तो लगभग दुगनी मजदूरी चल रही है। तो सरकार तो बहुत ना के बराबर तय करती है न्यूनतम मजदूरी, कि आपको कम से कम, अगर आप पूरे दिन का मतलब अगर आप 8 घंटे काम करा रहे हो किसी व्यक्ति से, तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, न्यूनतम माने कम से कम। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या समस्या है दादन व्यवस्था की? आपको मैंने बताया ही था दादन व्यवस्था को बहुत विस्तार से। पहला है जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी ना होना की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा। देखो एक बार मैं आपको दादन व्यवस्था बता देती हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में। ठीक है, और इसके बारे में ये जो दादन व्यवस्था है ये क्या होती है? दादन व्यवस्था में जो व्यापारी होते हैं वो किसानों से रुई खरीद कर, कॉटन खरीद कर उनको दे देते हैं बुनकरों को, या जुलाहे जुलाहे या बुनकर, कपड़े बुनने वालों को बोलते हैं बुनकर या जुलाहे को दे देते हैं, और वो जो जुलाहे होते हैं वो कपड़े बुन देते हैं, और व्यापारी उस वापस तैयार माल को मार्केट में बेचते हैं। तो सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो व्यापारियों को होता है, ठीक है, जुलाहों को नहीं होता है। यानी कि उन्होंने किसानों से माल लिया व्यापारियों ने और जुलाहों को दे दिया, ठीक है, फिर जुलाहों ने कपड़ा तैयार कर लिया और वापस किसको दे दिया? व्यापारियों को। तो मान लो यानी इन्होंने 10 रुपए किलो अगर रुई ली, ठीक है, और उसका कपड़ा तैयार तैयार करवाया, जुलाहों को ये पर डे के हिसाब से देते हैं, या थोड़ा बहुत देते हैं कपड़े बुनने का, और ज्यादा पैसे का मुनाफा किसको होता है? व्यापारियों को, क्योंकि जुलाहों को पता ही नहीं होता है कि जो मार्केट है उसमें किस दर से कपड़ा लिया जा रहा है, या क्या भाव है, या किस तरह से है। तो ये जो दादन व्यवस्था थी ये पहले चलती थी, पहले फायदा उठा लेते थे। आजकल तो डिजिटल का जमाना है, सबको पता है किसका कितना रेट है, और रेट पहले से ही फिक्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 63। देखो ये 6 क्लास की एनसीईआरटी से आया, लास्ट चैप्टर है, उसमें दे रखा है शहरी शहरी आजीविका, चैप्टर का नाम है, ठीक है, उससे आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से क्या शहरी जीविकोपार्जन के ज्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा? पहला है रेडी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को हटाना, यानी कि ये जो कानून बना हुआ है कि रोड पर ये रेहड़ी वाले नहीं खड़े होंगे, या फिर जो जो टोकरियों में रखकर महिलाएं सामान बेचती हैं, या पुरुष मालाएं वगैरह, फूल है या कंघे हैं, मतलब छोटे छोटे सामान बेचती हैं, जुराब है, बच्चों की कैप है, इस तरह से जो छोटे छोटे सामान बेचते हैं, इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए कि ये रेडी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि रोड पर ये सामान नहीं बेचेंगे, इसका प्रतिबंध हटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो भाई बाहर से वो खरीदे, बाहर से किराए पर एक दुकान किराए पर लें और उस दुकान का भाड़ा भी निकालें और अपना काम भी करें। तो इतना बस की नहीं है, तो इसलिए उनको थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। दूसरा है अनियमित रोजगार के और प्रकार बढ़ाना। ठीक है, तीसरा है नियुक्तिकर्ताओं को न्यूनतम वेतन और न्यूनतम काम के घंटे निर्धारित करने की आजादी, यानी कि ये मालिकों को अधिकार दे देना चाहिए कि वो डिसाइड करेंगे कि मजदूरों से कितना काम करवाना है और उनको कितने पैसे देने हैं। तो भाई जो मजदूरी पर रखेगा वो तो सोचेगा कि फ्री में ही कोई काम कर जाए, या फिर 100-200 रुपए में काम कर जाए, वो तो बहुत कम पैसे देने की सोचेगा। तो ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। और इसका जो डी वाला है ये भी गलत है, स्थायी रोजगारों की संख्या कम करना। इसका जो सही आंसर है वो यही है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसा। और इससे रिलेटेड एक अधिनियम भी आया था जो महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ था, क्योंकि सबसे पहले महाराष्ट्र में ही, बम्बई में ही ऐसा हुआ था कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको मना करा गया था कि आप ऐसे सामान नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से ट्रैफिक को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उनका क्या, उनकी आजीविका कैसे चलेगी, उनका खाना पीना कैसे चलेगा, ये जो सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, इनका कैसे चलेगा? तो ये सब भी तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर है 64। एक विशेष क्षेत्र जहां के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं उसे कहा जाता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मतदाता केंद्र, तो ये तो नहीं कहेंगे। इसको कहेंगे सीट, हाँ इसको सीट कहेंगे।
या इसको चुनाव क्षेत्र बोलेंगे। देखो मेन जो इसका नाम होता है ये चुनाव क्षेत्र होता है। सीट भी बोलते हैं कई बार, जैसे कोई शहर है या जैसे एमपी वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े जो चुनाव होते हैं उनके जो वो नेता होते हैं, जैसे एमपी हैं, एमएलए हैं, तो ऐसे उस क्षेत्र का नाम लेके बोला जाता है। ये सीट कहाँ की है, ये दिल्ली की 3 सीट है, ठीक है, यानी पूरी दिल्ली को 3 सीटों में विभाजित कर रखा है। या कोई और शहर है, इसमें 1 सीट है, दूसरे जिले में इतने सीट है, तो सीट के नाम से भी उसको बोलते हैं। मतदाता अपने प्रतिनिधि को जो चुनते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है, सीट के नाम से भी बोलते हैं और चुनाव क्षेत्र के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। आपके बुक में जो दिया हुआ है वो चुनाव क्षेत्र के नाम से दिया हुआ है। और 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी सही है। मतदाता केंद्र नहीं बोलते हैं, मतदाता केंद्र क्या होता है, जहां पर वोट डालने जाते हैं, ये वो होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65, ये 8th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे, क्या थे 1929 में? तो मैं आपको बिना कंफ्यूज करे इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है पहला ही, 16 साल से कम कम आयु की लड़की नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम उम्र का लड़का या कम आयु का लड़का विवाह करने के योग्य नहीं है। यानी कि इसमें अधिनियम में क्या किया गया था कि लड़की कितनी साल की होनी चाहिए, 16 की, लड़का कितने का होना चाहिए, 18 का। बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया और अब हाल फिलहाल में कितना है, लड़कियों की उम्र जो है वो 18 वर्ष है और लड़कों की उम्र जो है वो 21 वर्ष है। अभी पिछली साल एक सर्वे किया था जिसमें लड़कियों की उम्र शादी की 21 साल करने की बात कही थी, लेकिन इस सर्वे में ज्यादातर गांव के लोगों ने ऐसे बोला कि 21 साल लड़की की जो उम्र है वो ज्यादा है और वो 18 साल जो शादी की उम्र है वो बिल्कुल ठीक है। तो वो 18 साल की उम्र के लिए ज्यादा सर्वे में ज्यादा सही आया और 21 साल के में नहीं आया। क्योंकि देखो गांव में परिस्थिति थोड़ी अलग होती है, कई लोगों के पास सुविधाएं नहीं है कि वो शहर में लड़कियों को अकेले पढ़ने के लिए भेज सकें, कमरा दिला सकें, उतने उनके पास पैसे नहीं है। अब लड़की पढ़ नहीं रही, कोई जॉब उन्हें करानी नहीं है, समाज में ऐसे ही लोग हैं जो गांव के हैं वो ज्यादातर आज भी ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को जॉब वॉब नहीं करानी चाहिए, जिससे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लड़कियां लड़कियां जो होती हैं वो घर संभालने के लिए होती हैं, उनको घर संभालना चाहिए। तो इसलिए उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उनको लगा कि नहीं भाई 18 साल भी ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल जो है वो 18 साल ही है। पिछली साल ये काफी चर्चा में रहा था ये टॉपिक और सर्वे करवाया गया था गांव गांव जाके, और सर्वे में गांव के सभी लोगों ने यही बोला कि नहीं 18 साल ठीक है, 21 साल नहीं करनी चाहिए। तो सरकार हमारी लोकतंत्र का पूरा सम्मान करती है, हाल फिलहाल की जो सरकार है, और उन्होंने उस सर्वे के आधार पर उस संविधान में संशोधन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर है 66, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है? देखो पूरी की पूरी लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है, पूरी लाइन। कई बार तो ऐसा होता है कि ये अपनी तरफ से कुछ ऑप्शन भी नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन भी ऐसे की ऐसे लाइन पूरी उतार देते हैं। तो भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है, यानी कि क्या मतलब है इस बात का कि जो संविधान है वो जीवित व्यक्ति है, ठीक है, या जीवित प्राणी है। पहला है संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। दूसरा है संविधान का गठन भारत के वास्तविक लोगों द्वारा किया गया था, ना कि उसे बाहर से थोपा गया है। तीसरा है संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा ही हो जाएगा। संविधान को जीवित क्यों माना गया है, इसलिए जीवित माना गया है। क्वेश्चन नंबर 67, किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है? 8th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर पहले में ही बोला गया है, ठीक है। पहला है मौलिक कर्तव्य या दायित्व को बोला गया है अंतरात्मा संविधान की। दूसरा है मौलिक अधिकार को बोला गया है। तीसरा है नीति निर्देशक तत्वों को। चौथा है पंचायतों को। तो इसका 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, ये अदालत वाले न्यायालय वाले चैप्टर में से आया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है? ए है अपराधियों की जांच के बाद अदालत में मुकदमा या केस दायर किया जाता है। बी है ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं
से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में अपराधी है। तीसरा है, न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से ही की जा सकती है। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए और बी सही है, सी गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई किसी और पक्ष भी याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, अपराधी की जांच के बाद ही अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी कि पहले ये जो पास का थाना है वो सुनिश्चित करेगा कि ये अपराध हुआ है कि नहीं। जैसे पुलिस वाले आते हैं, देखते हैं कि चोरी वाकई में हुई है कि नहीं हुई, किडनैपिंग वाकई में हुई है कि नहीं। ठीक है, किसी ने किडनैपिंग नहीं किया, झूठे कोई इल्जाम लगाया जा रहा है, तो कौन सुनिश्चित करता है? पुलिस वाले सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद ही मुकदमा जो है वो कोर्ट में चलाया जाता है। दूसरा इसमें दे रखा है, ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में अपराधी है। ठीक है, जो आर्टिकल के अनुसार जिस भी आर्टिकल के अनुसार वो अपराध सिद्ध होता है, उस आर्टिकल के तहत ही उसको सजा सुनाई जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 के बारे में सही है? ठीक है, ऑप्शन है आपका ए, यह संविधान के अनुच्छेद 17 का संशोधन है। बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन दिया गया है। ठीक है, ना कि एससी और एसटी जाति के अत्याचार का निवारण दिया हुआ है। ठीक है, बी है, इसमें उन अपराधियों की सूची है जिन्हें अपमान के स्वरूपों के तौर पर पहचाना गया है। देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी एससी के साथ अगर आप कुछ भी गलत व्यवहार करते हो, उनको कोई गाली गलौज कर रहे हो या कुछ अपमानजनक शब्दों से उनको संबोधित कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो गंदे टाइप से, तो एक सूची में उन शब्दों को डाला गया है। ठीक है, आप जानते होंगे, अगर आपको पता होगा तो आप शायद आपने सुना होगा समाज में कि कौन कौन से शब्द है। मैं लेना नहीं चाहती हूँ इस वीडियो में, क्योंकि संविधान में उन शब्दों पर रोक है। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं लेना नहीं चाहती हूँ उन नामों को, क्योंकि उनको बोलने पर रोक है, क्योंकि उनसे जो एससी या एसटी हैं उनकी भावनाएं आहत होती है। ठीक है, सी है, इसमें आदिवासी और दलित समुदायों की महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की भी सूची है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें एक सूची बनाई गई है जिसमें उन उन शब्दों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है या उन उन क्रियाओं को अपराध की सूची में रखा गया है जो एसटी या एससी के साथ होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर आप रिपोर्ट करते हो, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, अगर आप एससी एसटी से हैं और आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आप रिपोर्ट करते हैं, तो पुलिस तुरंत संज्ञान लेती है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सी और डी सही है। और एक मिनट, ये वाला तो रह गया। इसमें ऐसी कृतियों की सूची भी है जिनके द्वारा दलितों और आदिवासियों को वंचित रखा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही सही होंगे, बी, सी और डी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 70। निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी नहीं जानते थे। देखो, ये पूरी की पूरी लाइन एनसीईआरटी में से ही ली है। ठीक है, तो ये किस चीज का उदाहरण है? ऐसे होता है ना, आप क्लास में कोई एक बच्चा ऐसा है जो अलग लैंग्वेज बोल रहा है। ठीक है, शहर के जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें होता है ये। ठीक है, मैंने भी फेस किया है, क्योंकि हम लोग गांव से शहर में शिफ्ट हुए, तो मैं गांव की भाषा बोलती थी और जो शहर के बच्चे थे वो शहर की भाषा बोलते थे। तो जब मैं कुछ शब्दों का प्रयोग करती थी तो वो लोग हंसते थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि इस शब्द का मतलब ये होता है। तो उनको ऐसा लगता था कि यार ये कैसी लड़की है, इसको कुछ नहीं आता। जबकि इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं, क्योंकि मैं जहाँ पैदा हुई वहां पर गांव की भाषा बोली जाती थी। और बच्चा जैसा देखता है, जैसे परिवेश में रहता है, जैसा उसका घर परिवार होता है, बच्चा वैसा ही सीखता है। तो मैंने वही सीखा जो मेरे आसपास था। और जब मैं शहर में गई तो मतलब कुछ सालों मुझे थोड़ी दिक्कत रही, कुछ सालों में 2-3 साल तक मुझे ये दिक्कत रही, क्योंकि मैं गांव वाले शब्दों को यूज करती थी, तो इसलिए शहर वाले बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। तो धीरे धीरे फिर मैंने अपने आप में सुधार किया और मैंने शहर की तरह बोलना शुरू किया, जैसे खान सर बोलते हैं या और भी टीचर बोलते हैं। राजस्थान के भी बहुत सारे टीचर अपनी भाषा में बात करते हैं। तो अगर गांव का कोई व्यक्ति मेरे सामने बात करेगा, मैं पूरी तरह से समझ लेती हूँ। ऐसा नहीं है नहीं समझती हूँ, क्योंकि मातृभाषा को कभी कोई भूल ही नहीं सकता, मैं भी नहीं भूल सकती और कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि हम उस परिवेश में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं।
तो उस चीज को हम नहीं भूल पाते। तो ये क्या है, एक तरह से ये हाशिया कर रहे हैं। क्या है ये, हाशिया कर रहे हैं, मतलब दूसरे बच्चों को ये फील कराना कि तुम गलत बैकग्राउंड से हो या फिर तुम निम्न हो किसी भी तरह से, तुम हमसे नीचे, मतलब नीचा दिखाना, इस तरह की चीजें हैं जो कि नहीं दिखाना चाहिए। अब देखो कुछ बच्चे हैं, अब मेरे जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब कोई हाई फाई स्कूल के बच्चे उनका मजाक उड़ाएं कि भाई तुम्हें इंग्लिश नहीं आ रही, तो अब उसमें मेरी बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई घर का माहौल ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती हूँ बच्चों से। तो जो चीज घर में है बच्चे वही सीखेंगे ना। अब घर में सब लोग हिंदी बोलते हैं, हमारे मोहल्ले पड़ोस में भी सब हिंदी बोलते हैं, तो बच्चे कैसे बिल्कुल इंग्लिश ही बोलेंगे। और क्यों बुलवानी है हमें इंग्लिश, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया आज तक कि हमें इंग्लिश बोलनी ही क्यों है। भाई हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए हैं, भारत में हमें रहना है, भारत में ही जॉब करनी है। जब हमें बाहर जॉब करने जानी ही नहीं है विदेशों में, तो हमें विदेश की भाषा सीखनी ही क्यों है। मेरी समझ में ही नहीं आती कभी भी ये चीज कि इंग्लिश में ही बोलो। भाई इंग्लिश आनी चाहिए, मैं इंग्लिश का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश पूरी तरह से बेकार है मत पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इंग्लिश को भी सम्मान दो, हिंदी को भी सम्मान दो, हरियाणवी को भी सम्मान दो, पंजाबी को भी सम्मान दो। वो हमारे देश में जितनी भी भाषाएं सबको सम्मान दो और बराबर का सम्मान दो। कुछ काम काज के लिए हमें इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, मैं खुद मानती हूँ इस बात को। थोड़ा बहुत आना चाहिए सबको इंग्लिश, क्योंकि अगर आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी भी बड़े दफ्तर में जाएंगे, तो आप वहां पर सारी जो कागज होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन हर समय आप इंग्लिश ही बोलें, आप हिंदी को भूल जाएं, हिंदी गलत है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये गलत है, ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, अब हमने 2024 का देख लिया, 2023 का देख लिया, 2022 का भी हमने प्रीवियस पेपर देख लिया। अब हम देखेंगे 2021 का, और 2021 के बाद में 2019 का देखेंगे। देखो थोड़ा समय ज्यादा लग गया पिछले तीनों प्रीवियस पेपर में, क्योंकि जो पेपर था वो थोड़ा लेंदी लेंदी आया था। अब इन दोनों में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-15 मिनट लगेंगे या फिर 10-10 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये जो दोनों पेपर है गए ये बहुत जल्दी समाप्त होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जो भी छोड़ के जाएगा वो उसका ही नुकसान होगा। लगभग 15 नंबर के आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 15 नंबर का कम से कम पूछा जा रहा है इससे, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से। तो आपके 15 में से 12 नंबर तो कम से कम आने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि सी टेट को क्वालिफाई करने के लिए लगभग 60%, लगभग क्या 60% ही चाहिए, 90 नंबर आपको चाहिए 150 में से। तो उसके लिए आप 1-2 नंबर भी कहीं भी वेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 69 से। क्वेश्चन नंबर 69, संविधान बनाने वालों ने यह उद्घोषणा करते हुए कहा कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा। किसी मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया किया था। अब देखो किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया था, कि उन्होंने बोला था, संविधान जिन्होंने बनाया था, कि ऐसा नहीं है कि किसी एक भाषा के लिए जोर दिया जाएगा कि भाई सब लोग हिंदी में ही बात करो, सब कुछ हिंदी में ही होगा, या फिर किसी एक धर्म को ही मानना है, या फिर एक ही संस्कृति चलेगी। आप लोग जानते हैं कि हमारे हर स्टेट में एक भाषा नहीं है, स्टेटों में भी बहुत सारी भाषाएं हैं और सभी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। ठीक है, और आम बोलचाल की लोगों की अलग भाषा है और हर स्टेट की अपनी अलग भाषा है, और हमारे संविधान में सारी भाषाओं को सम्मान दिया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, ये इसलिए है ताकि बहुत सारी जो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट भाषा बोलने वाले हैं, डिफरेंट धर्म के, वो आराम से शांति से सब लोग मिलजुल कर भाईचारे की तरह रह सके और रह भी रहे। एक बहुत चमत्कारी चीज है कि इतना बड़े देश में इतने सारे लोग रह रहे हैं, अलग अलग भाषाओं वाले, लगभग 140 करोड़ लोग हैं हाल फिलहाल में भारत में, अलग अलग भाषाओं वाले, अलग अलग धर्मों वाले। इस दुनिया में जितने भी धर्म पाए जाते हैं वो सारे धर्म भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, सारे धर्मों के लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में, जितने भी धर्म है सारे धर्मों के लोग भारत में पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज है भारत की, जो वर्ल्ड के किसी भी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी, और सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, अब ऑप्शन में हम देखते हैं। पहला है एकता, दूसरा है समानता, तीसरा है विविधता, चौथा है बंधुत्व। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, विविधता की वजह से, कि हमारे देश के संविधान ने विविधता को स्वीकार किया है। हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है विविधता में एकता। हम सब लोग अलग अलग संस्कृति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग भाषाओं के हैं, उसके बाद भी हम सब भारतीय हैं। ठीक है, हमारी क्या पहचान है, हम भारतीय हैं। अगर आप किसी भी स्टेट के हो और विदेश में जाकर आप कोई खेल खेल रहे हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो,
कुछ भी कर रहे हो, तो आपसे आपका परिचय पूछा जाएगा, तो आप नहीं बताओगे कि मैं हरियाणा से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। आप बोलोगे मैं भारतीय हूँ, ठीक है, मैं भारत से हूँ, ठीक है। और इंडिया को हमें प्रमोट नहीं करना है, इंडिया शब्द का प्रयोग करना आप बंद कीजिए, आपको भारत ही बोलना है, क्योंकि हमारी जो पहचान है वो भारत है। बाकी ये जितने भी नाम आए अलग अलग तरीके के जो है, वो सब कहीं ना कहीं दूसरे लोगों ने हमें दिए हैं, जबकि भारत हमारा अपना नाम है। इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा भारत का प्रयोग करती हूँ, भारत बोलने की कोशिश करती हूँ। और गलती से ही कभी कुछ और निकल जाता है, इंडिया या हिंदुस्तान या कुछ भी, लेकिन हम भारतीय मूल के हैं, इसलिए हमें भारत, अपने देश का नाम हम जब भी लें हमें भारत कहकर ही संबोधित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? पहला है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा 3। देखो पिछले किसी प्रीवियस पेपर का मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो उसमें सरकार के 2 स्तर पर क्लिक करवाया था कि एक तो मैंने करवाया, उसमें दे रखा था आंसर में 2 ही आंसर, मतलब ऑप्शन में आंसर वाले जो ऑप्शन थे उसमें 2 ही दे रखे थे। तो मैंने आपको बताया था कि केंद्र और स्थानीय सरकार, केंद्र और राज्य सरकार का आपको टिक करना है कि 2 स्तर की सरकार है, ठीक है, क्योंकि वहां पर तीसरा ऑप्शन था ही नहीं। बाद में किसी ने क्वेश्चन के लिए क्लेम किया होगा तो बात एक अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो बिल्कुल इन्होंने सही बोला है कि सरकार के कितने स्तर है, 3 स्तर है। कौन कौन सा? एक तो केंद्र है, ठीक है, जो हमारी संसद काम करती है, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है स्थानीय, यानी कि जो हमारी ग्राम पंचायत काम करती है। दूसरे वाले पर राज्य सरकार काम करती है, पहले वाले पर संसद काम करती है, तीसरे वाले पर कौन करती है? ग्राम पंचायत काम करती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हमारे यहाँ पर 3 स्तर की सरकारें हैं, ठीक है। सबके काम बटे हुए हैं, सब अपना अपना काम खुद करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 61। तो आपको समझ में आ गया ना, जो पीछे मैंने क्वेश्चन अभी बताया है थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था, उसमें 2 स्तर की सरकारों, 2 ही ऑप्शन दे रखे थे, तीसरा ऑप्शन नहीं दे रखा था उन्होंने, ठीक है। अगर उसमें तीसरा भी ऑप्शन दिया होता तो वो तीसरा वाला सही होता। तो इसमें एग्जामिनर की गलती है, ठीक है, कि एग्जामिनर ने तीसरा ऑप्शन नहीं दिया। उसमें स्थानीय सरकार दे रखा था लेकिन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए वो नहीं टिक करवाया मैंने, ठीक है। मैंने वहां पे भी बता दिया था, यहाँ पे भी बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीयों के मत अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है, भारत में सार्वभौमिक व्यक्ति मत अधिकार स्वतंत्रता से पूर्व भी था, क्योंकि साक्षर वर्ग के लोग उस समय भी मतदान कर सकते थे। तो ये वाला देखो ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा कि सार्वभौमिक मत अधिकार नहीं था, पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, ठीक है, आजादी से पहले। और मतलब कुछ गिने चुने लोग ही वोट डाल सकते थे, सब वोट नहीं डाल सकते थे, ठीक है। जब हमारे देश जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे जो हमारे देश के नेता थे, चाहे हमारे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, बहुत सारे जो क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने पहले ही ये डिसाइड कर दिया था कि हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए जिसमें कुछ गिने चुने लोगों को वोट डालने का अधिकार हो, मतलब केवल पुरुषों को अधिकार हो, या फिर केवल अमीर लोगों को अधिकार हो मत डालने का, जैसे यूरोप में उस समय हो रहा था, ठीक है। यूरोप में उसी आधार पर वोट डालते थे कि जो पैसे वाले लोग हैं केवल उनको वोट डालने का अधिकार था और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे देश के जो नेता थे वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने पहले से ही बोल रखा था कि हमारा देश जब आजाद होगा, जब हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा, तो उस लोकतंत्र में हर किसी को वोट डालने का अधिकार होगा, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो गरीब लोग हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, औपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतीय के पास मत अधिकार नहीं था, ये भी गलत है। कुछ लोगों के पास था जो पढ़े लिखे थे, जो पैसे वाले थे। तीसरा है, कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मत अधिकार था, किंतु सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार नहीं था। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा यही हो जाएगा। देखो सार्वभौमिक मत अधिकार का मतलब होता है सबको मत देने का अधिकार, मतलब सबको वोट डालने का अधिकार। जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार, मतलब सार्वभौमिक मताधिकार। अब अपने भारत में कौन सा नीति चल रही है? यही वाली है, सार्वभौमिक मताधिकार की जो भी 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के हो गए, चाहे वो गरीब हैं अमीर हैं, चाहे वो महिलाएं पुरुष हैं, वो सब वोट डाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि भारत में क्या भारत में सार्वभौमिक मत अधिकार है, तो आपको यस ही बोलना है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन में, क्वेश्चन में कहीं भी मिल जाए, कथन में, निष्कर्ष में, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 62, क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? देखो ये सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, अभी 2022 वाला जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें नहीं बताया था मैंने, उससे पहले जो 2023 वाला कराया था उसमें भी तो यही क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें लेबर चौक से संबंधित था, और इससे पहले वाले में बिल्कुल सेम ऐसे ही था। तो सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं,
आपको अगर पिछले आपने 5 साल के 10 साल के कर लिए तो वैसे भी आपके 50% मार्क्स तो वैसे भी आ जाने हैं। क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? ए है, इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता नहीं चाहिए। बी है, इसे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है। सी है, ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जाते हैं। ठीक है, तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी, क्योंकि जो अस्थायी रूप से जिनको हम रखते हैं, जिनको काम पर बुलाते हैं, उसमें जो मालिक होता है, नियोक्ता माने मालिक, मालिक का बहुत ज्यादा दायित्व नहीं होता है कि भाई उसने काम कराया और पैसे दे दिए, बात खत्म। ठीक है, उसको बोनस नहीं देना पड़ता, एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं देनी पड़ती, एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी पड़ती, उसका बस संबंध उतना ही है। अगर किसी लेबर की तबीयत खराब हो जाए तो उसको छुट्टी नहीं देनी है, उसकी उस दिन की तनख्वाही पूरी काट लेनी है कि भाई आज तूने काम नहीं किया तो हम तुझे काम नहीं देंगे। अस्थायी का तो आप मतलब समझ गए, मैंने पीछे आपको बता दिया था। तो अस्थायी वाले जो मजदूर होते हैं उनमें दायित्व कम होता है। अब जैसे आपके घर में जो मेड आ रही है या कोई ड्राइवर अंकल है या कोई भी है, मतलब आ रहे हैं इस तरह का काम करने स्थायी रूप से, जिनको आपने जॉब पे रखा है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आप उस दिन की सैलरी नहीं काट सकते हो। ठीक है, और काटनी भी नहीं चाहिए भाई, इंसान है, तबीयत खराब होगी कोई बात नहीं है, तो आप उसको छुट्टी दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने पर डे के हिसाब से रख रखा है तो जिस दिन वो नहीं आएगा उस दिन आप उसकी तनख्वाह नहीं दोगे, तो उसमें नियोक्ता का दायित्व बहुत कम बनता है। ठीक है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मौसमी होते हैं। मौसमी का मतलब होता है, अब जैसे फसल में काम होता है, जैसे खेती में काम होता है, तो जब फसल बोएगी तब काम होएगा, जब फसल की नराई होगी जब काम होगा, और जब फसल कटेगी तब काम होगा, बीच में काम नहीं होता। तो बीच के लिए वो क्यों ऐसा रखेंगे? ठीक है, उसी तरह से कारखानों में होता है। कुछ कारखाने ऐसे होते हैं, जैसे गर्म कपड़े का कारखाना है, तो कुछ अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ही चलेगा। ठीक है, और जैसे गर्मियों के कपड़ों के कारखाने हैं तो फिर वो कितना चलेगा? फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई तक ही चलेगा, ज्यादा ज्यादा जून तक चलेगा बस। ठीक है, उसके बाद गर्मियां खत्म हो जाएंगी तो गर्मियों के कपड़े भी बिकने बंद हो जाएंगे। तो ये होता है। तो इस तरह के जो कारखाने होते हैं वो अस्थायी रूप से ही उनको रखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये तो आपके उससे आ गया है। चलो, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर लास्ट से आया है, 6 क्लास की। मैं सोच रही थी पहले ज्योग्राफी से आया, ज्योग्राफी नहीं, पॉलिटिकल साइंस से ही आया। क्वेश्चन नंबर 63, कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है? ए है, लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। बी है, गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। तो 63 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल बी। ए नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा? लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरे की भूमि में काम पर रहते हैं। देखो, कृषि का जो काम होता है वो पूरे वर्ष का नहीं होता है, वो कुछ कुछ समय का होता है, बीच बीच में गैप भी मिलता है। ठीक है, अब ऐसा भी दिन आते हैं कि 15 दिन खेती में कोई काम नहीं है, आप कुछ भी काम दूसरा कर सकते हो। ठीक है, और करते भी हैं लोग ऐसे कि खेती भी करते रहते हैं और बाहर भी जॉब करते हैं, जब दिहाड़ी पर भी पैसे कमाते हैं या दूसरे दूसरे काम भी करके रखते हैं, क्योंकि केवल कृषि के भरोसे नहीं रहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर है 64, कक्षा में प्रजातंत्र विषय। अच्छा, ये तो देखो आपका उससे रिलेटेड है, पेडागोजी से रिलेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है। जेंडर ये आपका 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। जेंडर पर वो चर्चा कर रही है, कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए उपयुक्त रहेगा? यानी कि वो बता रही है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, महिलाएं भी हर वो काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं, इसलिए जो लड़कियां हैं उनको हीन भावना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो पहला है लक्ष्मी लाकड़ा, उत्तर प्रदेश रेलवे में की प्रथम प्रथम इंजन चालिका बनी। ठीक है, वो पहली थी जिन्होंने रेल को चलाया था। ठीक है, बी है, जेवियन जेवियर अच्छा वेतन पाने वाली नौकरी पाने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने के लिए दबाव में है। सी है, रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी। तो देखो, ये वाला जो है ये तो जेंडर को दिखा रहा है कि जेवियर जो है वो क्या कर रहा है, वो नौकरी पाने के लिए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखा जाता है कि लड़कों को जॉब ही करनी है और लड़कों को अच्छी जॉब करने के लिए पढ़ाई करनी ही है। तो ये तो आपका उससे हो गया, जेंडर रूढ़िवादिता से हो गया। ठीक है, लेकिन जो ए और बी है ये रूढ़िवादिता को तोड़ रहे हैं। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? कि महिलाएं वो सब कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। देखो, कई बार कई बार के ज्यादातर मैं कहूंगी कि ये जो महिलाएं पीछे रह जाती हैं पुरुषों से, उसका मेन कारण ये है कि उनको उन पुरुषों जैसे मौके नहीं मिलते हैं, जैसे घर परिवार में मौका नहीं मिल रहा है पढ़ने का, आगे बढ़ने का, कुछ करने का, है ना। और
फिर शादी के बाद ससुराल में नहीं मिलता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो महिलाएं वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या है? ठीक है, हमारे मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, 11 है। अब माता पिता के मौलिक कर्तव्य क्या है वो आपको बताने हैं। ये आर्टिकल 21 में मेंशन है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य पहला है शैशव अवस्था से 6 महीने तक के बच्चों की देखभाल, सहायता और पोषण करता है। और दूसरा है 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है कि ये माता पिता का दायित्व है, ये माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को अन्य अन्य काम पर ना भेजें। ठीक है, जैसे चाय वाले की शॉप पर छोटे मोटे काम, या किसी के घर पे काम करने के लिए, चौका बर्तन के लिए, इस तरह के काम के लिए ना भेजें, जबकि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। ये दायित्व किसका है? ये दायित्व है उनके माता पिता का है। ठीक है, क्योंकि माता पिता अगर नहीं भेजेंगे तो टीचर कैसे पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 67। संविधान के किस भाग को प्राय इसकी अंतरात्मा कहा जाता है? अब आप देख रहे हो ना, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, ये वाला भी रूढ़िवादिता या जेंडर से भी रिलेटेड ये भी रिपीट हुआ है, और ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य या 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये भी रिपीट हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 67, एक सेकेंड, ओके मैं आ रही हूँ अभी 2 मिनट। ठीक है, आप देखो उधर, मैं आ रही हूँ अभी, एक सेकेंड बस। ठीक है, नीचे जाओ आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 67। संविधान के किस भाग को प्राय इसकी अंतरात्मा कहा गया है? पहला है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता, चौथा है संघवाद। तो इसका 67 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला मूल अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बात एक ही है। पिछले पेपर में भी मैंने आपको बताया है, जो 2022 वाला करवाया था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्रों से न्यायालयों में अपील करने के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है। ठीक है, मतलब वो क्या कर रही है कि बच्चों को अपील पढ़ा रही थी कि अपील किस तरह से डाली जाती है। अपील क्या होता है? जैसे आपका कोई मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, अब जज ने आपको आपके खिलाफ फैसला सुना दिया, आप जज के जजमेंट से संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप किसी दूसरी अदालत में जाके करोगे। जैसे आपके शहर की जो अदालत है, आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो उससे ऊपर की अदालत, ठीक है, कमिश्नरी में जाकर करोगे, फिर उससे ऊपर की अदालत हाई कोर्ट में, फिर उससे ऊपर की अदालत सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरी दूसरी अदालत में जाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अपील। अपील डालना, ठीक है, जब आप एक नीचे वाली कोर्ट के आदेश से संतुष्ट नहीं होते तो आप अगली कोर्ट में मुकदमा डालने के लिए अपील डालते हैं। ठीक है, तो अपील के तहत आप क्या कर सकते हैं कि हम जो नीचे की अदालतों ने, जो नीचे के न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया है, हम उससे संतुष्ट नहीं है, कृपया करके हमारे केस को दोबारा से ठीक से देखा जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें हम दोषी नहीं है, और आप दोबारा से इसको देखिए। तो ये होता है अपील। ठीक है, अब वो शिक्षिका कह रही है कि अपील को पढ़ाने के लिए वो अपने बच्चों को न्यायालय में ले जाना चाहती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों से जाने का क्रम क्या होगा? देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है। न्यायालयों से जाने का क्रम क्या होगा? पहला है निचली अदालतें, उच्च अदालतें और सर्वोच्च अदालतें। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें, देखो यही वाला वैसे इसका सही आंसर है, मैंने आपको बता भी दिया कि निचली अदालतें, निचली अदालतों में आपके शहर की, आपके जिले की वो अदालतें आएंगी। ठीक है, हर मुकदमा हर अदालत में नहीं डलता है। फौजदारी वाले फौजदारी कोर्ट में डलते हैं मुकदमे, दीवानी वाले दीवानी में। फौजदारी यानी मारपीट, कत्ल कर देना, किडनैपिंग, ठीक है, और चोरी डकैती, ये सब जो होते हैं ये फौजदारी से रिलेटेड होते हैं। और जो जमीन या खेती बाड़ी से रिलेटेड जो गांव के मुकदमे होते हैं, खेती बाड़ी या गांव से रिलेटेड जो मुकदमे होते हैं, वो आपके दीवानी के अंतर्गत आते हैं। तो सबकी कोर्ट अलग अलग होती है और सब अलग अलग उसमें डालते हैं कोर्टों में मुकदमे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। सामाजिक समूहों ने हास्यकरण से हास्यकरण से सामना डैश किया। मतलब सामाजिक जो समूह थे उन्होंने किस तरह से हास्यकरण का सामना किया। और हाशिए पे कौन कौन थे मैंने आपको बताया, ST SC, ठीक है, कहीं कहीं OBC भी, और महिलाएं। ये किस पे, इनको हम हाशिया पर देख सकते हैं, क्योंकि इनका विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कहीं ना कहीं हीन भावना की दृष्टि समाज की रही है पुराने समय में, तो इसलिए इन्होंने किस तरह का सामना किया है। ए है दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा
बी है मुख्य धारा से बहिष्कृत किए जाने के विरोध द्वारा, सी है सशक्त संघर्ष द्वारा, और डी है शिक्षा द्वारा अपने सुधार द्वारा। ठीक है, तो 69 का देखो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, सी और डी सही है। ठीक है, बी वाला गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है मुख्य धारा से बहिष्कृत किए जाने के विरोध द्वारा। मुख्य धारा का क्या मतलब हो गया, जो जातियां अपने आप को मतलब जो जातियां हाशिए पर नहीं है, जैसे कुछ जातियां हैं जिनको उच्च जाति माना जाता है, या वो पूरी तरह से संपन्न है, मतलब उनके जाति के बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, उनके पास पैसा भी है, घर मकान सब कुछ है, तो वो एक तरह से क्या है, मुख्य धारा के लोग हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला गलत हो जाएगा, कि इन्होंने इनका विरोध किया था इसलिए वो हाशिए का सामना कर पाए, तो इसका इन्होंने विरोध उतने बड़े लेवल पर नहीं किया। मेन जो था ये शिक्षा द्वारा ही होता है, किसी भी हाशियाकरण का सामना करना या उससे निपटने का सबसे सही तरीका शिक्षा है। आप शिक्षित हो जाइए, आपकी कहीं जॉब लग जाएगी, और आपके पास जब पैसा होगा तो कोई आपसे घृणा नहीं करेगा, सब आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, आप देख भी पा रहे हो, अब हमारे राष्ट्रपति जी भी एसटी से हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी से हैं, और बहुत सारे आप नेताओं को देखेंगे, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर आप ऑफिसर वगैरह को भी देखते हैं, तो वो अलग अलग कैटेगरी से आए हुए हैं, फिर भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करता। उसकी मेन वजह ये है कि वो पढ़े लिखे हैं, दूसरी चीज उनके पास पैसा है, और पैसे से कोई भेदभाव नहीं करता। अमीर लोगों के साथ सब बैठना पसंद करते हैं, सब उनसे बात करना पसंद करते हैं, सब उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, सब उनके साथ खाना खाना चाहते हैं, और गरीब से कोई भी हाथ मिलाना नहीं चाहता है, क्योंकि दुनिया अपना फायदा देखती है केवल और केवल। दुनिया को कोई मतलब नहीं है सामने वाला बंदा किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में चल रही है, उनको कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति को लेना देना है अपने से। ठीक है, अपना फायदा किसमें हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है 70, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, अब देखो मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन कौन से कथन सही है वो हमें देखने हैं। ए है, यह अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हुए हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि कुछ जाति या कुछ धर्म के लोगों को मिले हुए हैं, सबको मिले हुए हैं। ठीक है, सबको स्वतंत्रता है कहीं भी उठने बैठने की, बोलने चालने की, हर चीज की। ठीक है, सब लोगों को समान रूप से मिले हुए हैं। बी है, हाशिए के लोग इनका उपयोग उन पर होने वाले अन्याय से अपने बचाव हेतु कर सकते हैं, बिल्कुल है, और जो आर्टिकल 17 है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कि छुआछूत से रिलेटेड है, कि आप किसी के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हो, आप किसी को किसी स्थान विशेष पर जाने से नहीं रोक सकते हो, पढ़ने से नहीं रोक सकते हो, मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते हो, अन्य अन्य चीजों से आप नहीं रोक सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होगा और वो कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। ठीक है, सॉरी अपील नहीं, याचिका दायर कर सकता है, अपील नहीं होता, याचिका होता है। सी है, लोगों ने सरकार पर इस अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला है। तो ये आरक्षण वगैरह जो है आया है, ये पहले जो स्टार्टिंग थी, जो अगर मूल संविधान देखें तो उसमें बहुत छोटा दायरा था, धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो समाज में समस्या है उनका निपटारा करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा रही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, तीसरा, ए बी और सी तीनों सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से ये पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे 2019 वाला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2019 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 61 से। क्वेश्चन नंबर 61, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय, देखो विज्ञापन वाला जो चैप्टर है ना वो आपका 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में है। ठीक है, करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। ए है, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील। बी है, समता के मुद्दे। तो 61 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी, दोनों पर हम चर्चा कर सकते हैं आलोचनात्मक, कि व्यक्ति की भावनाओं के प्रति अपील। ठीक है, और दूसरा कौन सा था, समता के मुद्दे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एक मिनट, 62 तो नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, अभी पॉलिटिकल साइंस से तो नहीं आया 62। नेक्स्ट देखते हैं अभी कौन सा है। 65 से स्टार्ट है। ठीक है, 65।
क्वेश्चन नंबर 65, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए है, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है। ठीक है, रंग भेद क्या था? आपको मैंने 7th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ाया था, 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में, कि जो यूरोप है वहां पर, जैसे हमारे यहाँ पर जात पात का भेदभाव होता था पहले, ठीक है, लेकिन जो यूरोप है आज भी वहां कैसा भेदभाव होता है? गोरे और कालों का भेदभाव होता है। जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों से घृणा करते हैं। इसलिए जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए तो हमसे घृणा क्यों करते थे? क्योंकि वो हमें कालों की कैटेगरी में रखते थे। ठीक है, इसलिए वो हमें रेड इंडियन भी बोलते थे, तो इंडियन बोलते थे, इसलिए वो हमें इंडियन बोलते थे, क्योंकि अमेरिका में रेड इंडियन एक जनजाति है। ठीक है, वहां पर वहां की एसटी है रेड इंडियन, और वो काले हैं। ठीक है, इसलिए जो गोरे लोग हैं वो काले से भेदभाव करते हैं या उनको नीचे रखते हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं देते हैं अपने देश में, उनको उच्च पद पर बैठे हुए नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक कि ये तक कानून था पहले कि जो काले बच्चे हैं वो पीछे बैठेंगे क्लास में हैं, और कुछ स्कूलों में तो ये आदेश था कि जो काले बच्चे हैं वो क्लास के बाहर खड़े होकर पढ़ाई करेंगे, क्लास के अंदर आने की उनको इजाजत नहीं थी। गोरे बच्चों के साथ वो बैठकर नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है, तो आपको सुनकर हंसी आ रही होगी कि गोरे और काले का इतना बड़ा भेदभाव, कि काले लोगों से इतनी घृणा। हमारे यहाँ तो देखने को नहीं मिलता है, हमारे यहाँ तो गोरे हो काले हो सब एक साथ चलते हैं। ठीक है, एक साथ रहते हैं मिलजुल कर। एक ही परिवार में ऐसा होता है कि 2 बच्चे गोरे हैं और 2 बच्चे काले हैं। ठीक है, ऐसा देखा है मैंने, है ना? तो अब हमारे हमारे परिवार में भी है इस तरह के उदाहरण। तो ऐसा ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर, लेकिन ये कहाँ होता है? यूरोप में होता है। ये है, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है, परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये वाला गलत है, कि वहां पर काले लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और ये जाति भेदभाव नहीं है, ये रंग भेदभाव है। ठीक है, जाति हमारे देश में चलती थी जाति भेदभाव प्रथा, लेकिन जो यूरोप है उसमें कौन सी चलती है? रंग भेदभाव प्रथा। ये आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 या 2 है। ठीक है, ऑप्शन है बी, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है, परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये पहली बात तो ये जातिगत भेदभाव नहीं है। ठीक है, ये रंग भेदभाव है कि कालों से हम घृणा कर रहे हैं। दूसरी बात, जो काले लोग हैं आज भी वहां उनको सब कम सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, आज भी गोरे लोग उनसे, जो गोरे लोग होते हैं उनसे ना तो शादी विवाह करते हैं ना उनसे मतलब रखते हैं। वो सोचते हैं कि जो काले लोग हैं वो हमारे घर में सर्वेंट के रूप में हो सकते हैं, लेकिन हमारे अधिकारी नहीं बन सकते। ठीक है, और इस तरह की घटनाएं यूरोप में आज भी होती हैं, अमेरिका में आज भी होती है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी, दोनों सही है। देखो, मैं आपसे कह रही थी ना कि भेदभाव हर देश में होता है, हर जगह होता है और आगे भी होता रहेगा। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इस चीज को खत्म कर सकती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इस चीज को खत्म कर सकता है। ठीक है, देखो यही बिल्कुल यही क्वेश्चन आपने पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में देखा था ना। ये 2021 या 22 में से किसी एक क्वेश्चन पेपर में मैंने कराया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आता है और कार्य संभालते हैं? चुनकर कौन कौन आता है? ठीक है, पहला है सरपंच यानी प्रधान, बी है वार्ड के सदस्य, सी है सचिव, और डी है ग्राम सभा सदस्य। तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। ठीक है, सचिव जो होता है वो सरकारी पद होता है। इसके लिए वोट, ये वोटों की वजह से नहीं आते हैं। ठीक है, मतदानों की वजह से नहीं आते। ये किसकी वजह से? ये एक सरकारी पद है और इसके लिए पेपर होता है, जैसे सभी सरकारी नौकरियों के लिए पेपर होता है, पेपर पास करके आते हैं। ये सरकारी पद पे होते हैं और इनकी तनख्वाह सरकार से होती है। बाद में इनको शायद पेंशन भी मिलती हो, क्योंकि पेंशन का प्रावधान अभी है, बीच में हट गया था, अभी दोबारा हो गया है। ठीक है, तो सरपंच कौन होता है आपको पता ही है, मैंने पीछे जो क्वेश्चन पेपर कराए थे उनमें बता दिया, और वार्ड मेंबर कौन होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? ठीक है, पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? और एनसीईआरटी में पटवारी या लेखपाल के 5-6 नाम दे रखे हैं। ठीक है, उन सबको भी आप देख लेना। और मैं आपको बता देती हूँ, ये 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 से आया है ना? उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं पटवारी से रिलेटेड। पहला है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। दूसरा है सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रख रखाव। तीसरा है भूमि विकास के लिए रोजगार योजना को लागू करना। चौथा है शिकायतों की जांच पड़ताल द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या है? रोकना। तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कि लेखपाल या पटवारी का क्या काम होता है? लेखपाल या पटवारी का काम होता है कि भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, यानी कि भूमि से रिलेटेड
जैसे दो लोगों में विवाद हो गया किसी जमीन को लेकर, ठीक है, किसी जमीन को लेकर दो लोगों में विवाद हो गया और वो कह रहे हैं कि ये खेत मेरा है और दूसरा कह रहा है कि ये खेत मेरा है, या फिर उनको पता नहीं चल रहा है कि इतनी मैड मेरी है, मतलब मैड मतलब बाउंड्री, खेत की बाउंड्री को मैड बोलते हैं, इतनी मैड मेरी है, इतनी मैड मेरी है। अब कोर्ट में जाएंगे तो जज को कैसे पता चलेगा कौन का कितना है? तो एक लेखा जोखा पूरे गांव का, ठीक है, उसमें हर व्यक्ति का नाम होता है कि इस व्यक्ति के पास इतनी जमीन है और ये यहाँ पर है। तो हर गांव का अपना एक नक्शा होता है, उसमें खेत की वो होते हैं, खेत का पूरा ब्यौरा होता है कि कौन सा खेत किसका है और कितने साइज का है, ठीक है। जैसे आपका प्लॉट होते हैं ना 100 गज 200 गज ऐसे, है ना, उसी तरह से जमीन कैसी होती है, 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा, कई जगह किले होते हैं, कई जगह हेक्टोमीटर होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, मतलब जैसा उस गांव में चलता होगा वैसे। तो ये सारा लेखा जोखा किसके पास होता है? पटवारी के पास होता है। अगर आपको कोई जमीन खरीदनी है या आपको कुछ भी करना है तो आप पटवारी से जाके संपर्क कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि ये जो जमीन है ये इस व्यक्ति की है या नहीं, क्योंकि उनके पास पूरा ब्यौरा होता है। क्वेश्चन नंबर है 68, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? देखो इससे ये वाला जो चैप्टर है ये है 6 और ये वाला जो चैप्टर है ये 7 है, ठीक है, ये 7 चैप्टर से आया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? पहला है वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है, ठीक है। देखो शहर शहर में तो नहीं होता, शहर में तो चेयरमैन होते हैं और पार्षद होते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है वार्ड मेंबर सरपंच की, ये है गांव की। दूसरा है नगर निगम का आयुक्त वर्ष का गजट बनाता है और निर्णय लेता है। तो जो गजट बनते हैं वो सरकार बनाती है, और सरकार कौन या तो राज्य सरकार बनाती है या केंद्र सरकार, ठीक है। ये काम नगर निगम का नहीं है। नगर निगम का क्या काम है? साफ सफाई करना, बिजली पानी टाइम पर देना, ये काम है नगर निगम का। जो नगर का प्रशासन देखते हैं, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप समझते होंगे कि जैसे कूड़े लेने के लिए गाड़ी आती है, जल बोर्ड का पानी आता है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है, और आपकी लाइट आती है घर में, ये सबका काम जो देखते हैं वो नगर निगम देखता है, ठीक है। और एमसीडी भी बोलते हैं नगर निगम को। तीसरा है वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और सभी उसे रिपोर्ट करते हैं। चौथा है शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, शहरी प्रशासन के संबंध में ये सही है, ठीक है। जब वार्ड के पार्षद जो होते हैं, ठीक है, जैसे गांव में वार्ड मेंबर होते हैं और शहर बड़ा होता है तो उसके शहर में वार्ड मेंबर ना बोलकर उनको वार्ड परिषद बोलते हैं, ठीक है। तो जो पार्षद होते हैं उनकी समिति बनाई जाती है और समिति जो शहर का प्रशासन है उसको देखती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं और सूची बी में विभिन्न प्रकार के ऋण हैं, ठीक है। सूची ए, सॉरी ये गलती से डाला हुआ है, सूची ए में क्या है? विभिन्न प्रकार के कृषि के रोजगार है, मतलब ये काम है और ये इससे रिलेटेड है। आप देखो कृषि श्रमिक, कृषि श्रमिक का संबंध किससे है? एक मिनट, पहला है पहले का पहला ही हो जाएगा, स्वस्थ और बेमौसम उपभोग, ठीक है। अब देखो दूसरा है बड़ा किसान। बड़े किसान के पास क्या होता है? संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, यानी कि जब बड़े किसान होते हैं वो क्या कर लेते हैं? लोन ले लेते हैं बैंकों से, ठीक है। छोटे किसान नहीं ले पाते हैं, है ना, उनके पास इतनी जमीन नहीं होती है, और जमीन होती है तो फिर उनको जो लोन चाहिए होते हैं वो छोटी छोटी चीजों के लिए चाहिए होते हैं। सी है मध्यम किसान। मध्यम किसान का संबंध किससे है? उर्वरक और कीटनाशी बीज, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा था? विभिन्न प्रकार के ऋण, यानी कि कौन सा किसान कौन से ऋण लेता है। तो जो छोटे किसान होते हैं वो किससे रिलेटेड लेते हैं? स्वास्थ्य, जैसे कोई बीमार हो गया, है ना, उसके लिए ले लिया, या बेमौसम उपभोग, बेमौसम कुछ चीजें होती हैं, बीमार हो गई, कुछ और दिक्कत हो गई, उसके लिए ऋण ले लिया। और ये किससे लेते हैं? ये साहूकार से लेते हैं। बड़े किसान के लिए ऋण लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर खरीदना है उनको, बहुत सारे उपकरण होते हैं, डिफरेंट तरीके की मशीन होती है, थ्रेसर खरीदना है जो फसल निकालती हैं, जैसे गेहूं निकालने वाली या मक्का निकालने वाली जो मशीन होती है, उस तरह की मशीन लेते हैं बड़े किसान, इसके लिए ऋण लेते हैं, और ये लेते हैं बैंकों से, ठीक है। जो मध्यम किसान होते हैं ये सहकारी संस्थाओं से भी ऋण लेते हैं, ठीक है, ज्यादातर सहकारी संस्थाओं से ही लेते हैं, और ये किससे? बैंकों से भी ले लेते हैं। तो ये किसके लिए लेते हैं? उर्वरक, कीटनाशक और बीजों के लिए, ठीक है। पहली श्रेणी के जो किसान होते हैं, जो पहली श्रेणी के जो कृषक होते हैं या किसान होते हैं, वो किसके लिए लेते हैं? स्वास्थ्य और बेमौसम के लिए और
किससे लेते हैं? साहूकारों से, जो गांव के रईस लोग होते हैं उनसे। बड़े किसान किसके लिए लेते हैं? ट्रैक्टर के लिए और बड़ी बड़ी मशीनों के लिए। ठीक है, और ये किससे लेते हैं? सरकार से। और दूसरे नंबर के जो होते हैं माध्यमिक किसान, वो किस लिए ऋण लेते हैं? उर्वरक और कीटनाशकों के लिए। किससे लेते हैं? ये लेते हैं आपके सहकारी संस्थाओं से, या कभी कभी ये बैंकों से भी लेते हैं। अगर इनके पास जमीन ज्यादा है तो उनसे भी ले सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखो ये दूसरी बार आ रहा है क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है ना दादन व्यवस्था से रिलेटेड। नहीं, ये तीसरी बार आया है। पहले 2024 में भी पूछा गया है, शायद 2023 में भी, और अब भी। क्वेश्चन नंबर 70, दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? ठीक है, दादन व्यवस्था जो है व्यापार का कौन सा रूप है? पहला है बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं। ठीक है, जो कपड़ा बुनने वाले हैं बुनकर भी बोलते हैं उनको, जुलाई भी बोलते हैं। और कपड़ा कम कीमत पर सौदागरों को बेचते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। देखो मैं इसका सही ऑप्शन बता देती हूँ आपको। ठीक है, कंफ्यूज क्यों करना है, पेपर पास में ही आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। दादन व्यवस्था क्या है? ठीक है, दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था है सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति, सौदागर यानी व्यापारी के द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकरों के लिए की जाती है। ठीक है, व्यापारी क्या करते हैं? किसान से सूत खरीद कर, कॉटन खरीद कर, सूत कतवा कर और उनको बुनकरों को दे देते हैं या जुलाहियों को दे देते हैं, और उनसे तैयार कपड़ा बुनकरों से कम कीमत पर वापस खरीद लेते हैं। ठीक है, और इसमें सारा मुनाफा किसको होता था? व्यापारियों को होता था। ठीक है, और ये व्यवस्था पहले चलती थी, क्योंकि अब सबको पता चल गया है किस चीज का रेट कितना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, देखो कितना लेंदी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 71, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। यानी कि इन्होंने दिखाया, इसमें ऑप्शनों में लिखा हुआ है कि किस तरह से खेत में लगी हुई टमाटर की केचप बनती है, और केचप बनने के बाद वो किस तक पहुंचती है? उपभोक्ता तक। उपभोक्ता मतलब आपके और हमारे घर। ठीक है, तो टमाटर से केचप बनना और वो आपके घर तक पहुंचना, वो आपको लाइन से लगाना है ये सब। तो देखो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला होता है किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। नंबर 1 पे वो करता है ये वाला काम। ठीक है, अब नंबर 2 पर वो क्या करता है? नंबर 2 पर करता है थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाते हैं। किसान अपने टमाटरों को कहाँ बेच देता है? मंडी में, शहर में। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आएगा डी, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। ठीक है, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर आपका आएगा नेक्स्ट, विपणन करने वाले कंपनियां भंडारों को केचप की आपूर्ति करती हैं। ठीक है, और लास्ट पे आएगा ए, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है, या टमाटर को लेके आता है। ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे आएगा? ये आएगा आपके 5वें नंबर पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? आपको मैंने पहले समझा दिया है ना, या तो इसी पेपर में समझाया या पिछले वाले पेपर में समझाया है कि अपील क्या होती है और किस तरह से करते हैं। तो देखो जिले की अदालत से वो असंतुष्ट हुआ है। अब जिले से ऊपर की अदालत कौन सी होती है? उच्च न्यायालय होती है। ठीक है, उच्च न्यायालय में जाएगा। अगर वो उच्च न्यायालय से असंतुष्ट होएगा तो कौन सी न्यायालय में जाएगा? फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। ठीक है, ये अपील करने का क्रम होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए है कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एक फिक्स होता है कि आपको इतने सदस्य लाने ही पड़ेंगे, अगर उससे कम आएंगे तो आप सरकार नहीं बना सकते। बी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। ठीक है, तो बी वाला सही है, ये बात सही है कि ये किसके अंग है? संसद के अंग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, केवल बी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, भारतीय राज्य का क्या मतलब है? पहला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा है भारतीय केंद्र सरकार, तीसरा है भारतीय अधिकारी तंत्र,
चौथा है कोई भी राज्य सरकार। तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। आगे आपको समझ लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर देखो ये तो आपका पेडागोजी से रिलेटेड शुरू हो गया। हाँ देखो ये सारा पेडागोजी से रिलेटेड ही है, आगे आपका नहीं है कोई पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से। एक मिनट में देख लेती हूँ, एक मिनट रुकिए बस। हाँ देखो ये आपका है पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 84, आदिवासी विषयक परिचय करने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। यानी कि आपको किसी आदिवासी विषय का परिचय देने के लिए सबसे अच्छी नीति कौन सी होगी? पहला है उन्हें आदमी और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। दूसरा है उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। और ये बात सही भी है, जो आदिवासी लोग हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं। ठीक है, उनकी एक बहुत अच्छी संस्कृति थी पहले, जो अंग्रेजों ने पूरी तरह से खत्म कर दी। बाद में भारत जब विकास की तरफ चल रहा था, जब भारत आजाद हुआ था और तेजी से विकास चल रहा था, कुछ चीजें जब नष्ट हो गई। ठीक है, अभी अभी धीरे धीरे चीजों को संभालने की कोशिश की जा रही है। उनका बहुत अच्छा इतिहास था आदिवासी लोगों का, एसटी लोगों का, और उनको बहुत अच्छा ज्ञान था वन की जड़ी बूटियों का, पेड़ों का, पौधों का और प्राकृतिक संपदा का। ठीक है, बहुत अच्छा ज्ञान था जो लोगों ने समय समय रहते खराब कर दिया, और सबसे ज्यादा जो खराब किया है वो आपके अंग्रेजों ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये तो पेडागोजी से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 86, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ए है राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, बी है मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो 60 सॉरी मैं बार बार 60 बोले जा रही हूँ, 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, कि जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन है उसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। ठीक है, कि जो बच्चे हैं वो देश की राजनीति को समझें, और मूलभूत सिद्धांत यानी कि संविधान। ठीक है, मूलभूत संविधान यानी कि संविधान से रिलेटेड चीजों को समझना चाहिए और संविधान को उनको जानना चाहिए। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपका ये पूरा ही खत्म हो गया। ठीक है, जो भी थे पिछले 5 साल में जो भी पूछे गए थे पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब यहाँ पर आपका ये चारों मैराथन कंप्लीट हो गई। आपकी पेडागोजी की भी हो गई, आपकी ज्योग्राफी की भी होगी, आपकी हिस्ट्री की भी होगी, और आपकी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की भी हो गई। अपनी तरफ से मैंने पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, ये जो साइड में प्ले लिस्ट लगी हुई है, अगर अभी तक आपने इन प्ले लिस्टों को नहीं देखा है और आपको लग रहा है कि आपका कुछ चैप्टर रह गए, आप जल्दी से उनको रिवीजन करना चाहते हैं, तो मेरी इन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है। तो आपको ये इनमें से कुछ भी देखना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी एनसीईआरटी बुक को भी देख सकते हो। केवल आपको 6th, 7th और 8th क्लास की देखनी है। ठीक है, 9th, 10th की भी डली हुई है वो नहीं देखनी है। 6th, 7th और 8th क्लास की देखनी है, क्योंकि उतना ही आता है आपके एग्जाम में। इन तीनों क्लास से आगे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आप इन सबको देख सकते हो मेरा चैनल ओपन कर प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और आपके जो भी छोटे बहन भाई हो या आपके कलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, कोई भी है जो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो 1-2 साल बाद सीटेट की तैयारी करेंगे, अभी बीएड कर रहे हैं, तो उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।